ओके। वो एक साहब ने आना है ज़रा 10-12 मिनट में, तो हम IS 1037 पे शुरू करते हैं उनके आने पे। तो वो जो भाई कह रहे थे, तो पेज 162 पे आ जाएं। आज हम दो बातें करेंगे जी, एक बड़ी सोच, एक छोटी सोच। एक है बड़ी सोच और एक है छोटी सोच। अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 162। ऊपर वाली क्लास से अगर हजरात ने नीचे तशरीफ लाना है तो ला सकते हैं। एग्जाम्पल 1, काशिफ लिमिटेड एक्वायर्ड, आप देखते रहोगे जब तक नीचे नहीं आएंगे। काशिफ लिमिटेड एक्वायर्ड 30% शेयर्स इन हसन लिमिटेड। तो 30% शेयर्स के ऊपर लिखे हैं एसोसिएट। IS 28 का एक कॉन्सेप्ट है ये, पेज नंबर 162। ये मैं इतनी दफा बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। काशिफ लिमिटेड एक्वायर्ड 30% शेयर्स इन हसन लिमिटेड ऑन जनवरी 2019। बोथ कंपनीज ईयर एंड इज दिसंबर 31। दोनों का ईयर एंड दिसंबर 31 है। यार इधर देख लो, देखो बड़ी सोच छोटी सोच। दिसंबर 31। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। पहले ना छोटी सोच कर लेते हैं। छोटी सोच, बोथ कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर। फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग द ईयर। KL परचेज 30% शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, ये IS 28 टाइप कोई चीज होने लगी है। कैश क्रेडिट कितने से जी? 30 मिलियन से। KL परचेज 30% शेयर्स एट अ कॉस्ट ऑफ 30 मिलियन। तो 30% शेयर खरीदने से ये हमारी एसोसिएट बन गई। HL डिस्ट्रीब्यूटेड 4 मिलियन ऑफ डिविडेंड टू इट्स ऑल शेयर होल्डर्स। उसने अपने सारे शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड बांटा 4 मिलियन। मेरा सारे डिविडेंड पे हिस्सा होगा या उसके 30% पे? उसके 30%। कैश डेबिट और डिविडेंड इनकम क्रेडिट। जी मुझे पहले बता दें आप, 4 का कितने परसेंट मेरा? 30%। 1.2। अभी नोट नहीं करना। इस डेटा के बाद मेरी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स कितने पे नजर आएंगी? 30 पे। और मेरे P&L में डिविडेंड इनकम अदर इनकम में नजर आएगी। चलो अदर इनकम कर देते हैं। अदर इनकम कितना? 1 पॉइंट। तो अगर हम किसी एसोसिएट के शेयर्स खरीदें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम छोटी सोच लगा रहे होते हैं। अगर हम किसी एसोसिएट के शेयर खरीदें तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम छोटी सोच लगा रहे होते हैं। क्या? कितने की इन्वेस्टमेंट खरीदी, कितना डिविडेंड मिला, यह है छोटी सोच। इसको कहते हैं कॉस्ट मॉडल। यानी इन्वेस्टमेंट को किस पे मैंने रखा है? कॉस्ट पे। एक मॉडल IS 28 भी देता है, वो कहता है आप इसके प्रॉफिट्स पे नजर रखो, डिविडेंड्स पे नजर ना रखो, इसके प्रॉफिट्स पे नजर रखो। वर्किंग याद आ रही है? 5.1 प्रॉफिट का कुछ हिस्सा हम लेते थे, ठीक है। तो आप एसोसिएट में किस पे नजर रखो? डिविडेंड पे नजर रखो या प्रॉफिट्स पे नजर रखो? प्रॉफिट्स पे नजर रखो। छोटी सोच क्या है? डिविडेंड पे नजर। बड़ी सोच क्या है? प्रॉफिट पे नजर रखो। एक कारोबार में आपने पैसा डाला, एक सोच यह है कि वो कारोबार क्या क्या कमा रहा है, दूसरी सोच यह है कि कमाए हुए में से क्या मिल रहा है। ये छोटी सोच है। एक और मिसाल सुने। आपने दरख्त लगाया आम का, एक सोच यह है कि कितने आम निकले, यह बड़ी सोच है। छोटी सोच यह है कि उसमें से 15 आम आप तोड़ के लाके घर में रख लें और यार मजे हो गए, 15 आम आ गए। यह है छोटी सोच। तो अब मैं बड़ी सोच की तरफ मूव करने लगा हूं, जिसमें मेरी नजर डिविडेंड पे नहीं होगी, मेरी नजर उसके किस पे होगी? प्रॉफिट्स पे होगी। यह बड़ी सोच है।
तो मैं ये देखूं उसने कमाया कितना है 10, उसमें से कितना बांटा, बाकी 6, फिर कभी बांट देगी, बाकी 6 फिर कभी बांट देगी, बाकी 6 फिर कभी बांट देगी। तो अब मैं क्या करूं, बड़ी सोच, मैं नजर किस पे रखूं, उसके प्रॉफिट्स पे। इसको कहते हैं इक्विटी मेथड। क्या कहते हैं, इक्विटी मेथड। मैं उसके शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं पता चल रहा, IFRS 9 ना लगाने बैठ जाइएगा, IFRS 9 ना लगाने बैठ जाइएगा, मैं उसके शेयर्स की फेयर वैल्यू नहीं पता चलवा रहा प्लीज। मेरी नजर उसके किस पे है, प्रॉफिट्स पे। ये बड़ी सोच है। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से, 30 से। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट 30 से। अच्छा, अब मैं एक एंट्री करूंगा उसके प्रॉफिट्स कमाने पर, मिलने पे अलग एंट्री होगी, कमाने पर, कमाया आया, कमाया आया। अब मैं इसकी अलग अलग एंट्री करूंगा, मैं सोचूंगा उसने कमाया कितना और उसमें से मुझे आया कितना। ये बड़ी सोच है, बड़ी सोच है। इसमें इसके प्रॉफिट्स पे नजर रखूं तो कितने कमाए इसने, जैसे 5-4 वेटेड एवरेज होते थे ना, 2 मॉडल, तो ये भी, लेकिन ये मॉडल सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यूज हो रहा होगा और ये कंसोलिडेटेड में यूज हो रहा होगा। इसमें मैं करूंगा इन्वेस्टमेंट मेरी बढ़ गई और लफ्ज शायद याद हो आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट, ये लफ्ज याद हो शायद आपको, शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम एसोसिएट जी। उसने सबके लिए कितना कमाया, तो मेरे लिए कितना हो गया, 3। तो मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो करा दी क्योंकि उसने मेरे लिए कमा लिया। क्या वो कमाया हुआ सारा मुझे मिल गया या मिला 10 में से सिर्फ 4? तो 10 में से 4 तो सबको मिला, तो मुझे 10 में से 4 मिला या मुझे 3 में से 1.2? 3 में से। अब जब मिला तो मैं 3 जो रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, ये 3 एक तरह का रिसीवेबल ही था ना, तो 30 तो मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, इसको कहते हैं सीड कैपिटल, यानी सीड डालना। मैंने सीड डाला था 30 का, उस 30 पे अल्लाह का शुक्र है मैंने 3 कमा लिया। जो 3 कमा लिया उस 3 में से मिल कितना गया, तो दोबारा से मैं इनकम रिकॉर्ड करूं या अब सिर्फ रिसीव हो रही है, रिसीव हो रही है। तो रिसीव होने की एंट्री तो मेरे ख्याल से डेबिट करके अपनी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दें, इनकम तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर इनकम तो डबल रिकॉर्ड हो जाएगी ना। इस कंपनी ने 14 तो नहीं बांटा यार, ये तो अजीब सी कोई बात होगी। इस कंपनी ने 14 बांटा है, ये मेरे ख्याल से लगे हुए आम है। और इधर देखें, ये लगे हुए आम है और उसमें से 4 तोड़ लिए। 10 मन आम लगे हुए थे, 4 मन तोड़ लिए। तो अब मुझे बता दें, मेरी नजर पहले 10 मन पे गई थी और अब जो 4 मन आए वो मुझे मिल गए। तो अब मुनासिब तरीका क्या है कि मैं जो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाई हैं वही कम हो गई। ये एक तरह का रिसीवेबल है ना। मैंने जहां इन्वेस्टमेंट की हुई थी मैंने उससे कहा यार मुझे इतना पैसे दे, उसने कहा इतने तो अभी नहीं दे सकती मैं, रिसीवेबल अपना थोड़ा सा कम कर ले, थोड़े से इसमें से ले ले। तो ये भी एक तरीका जनरल एंट्रीज करने का। जी बता दें सबको कितना मिला, तो मुझे 1 पॉइंट। अच्छा जी, बड़ी सोच छोटी सोच का फर्क समझ आ रहा है आपको। एक तरीका क्या है, मैं सिर्फ वो देखूं जो मुझे मिला। दूसरा तरीका क्या है, जो मैंने कमाया है उसको इनकम में डाल दूं, जो मैंने कमाया है उसको इनकम में डाल दूं और जो मिला है उससे सिर्फ इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कर दूं। क्लियर। लेकिन इस मेथड में इन्वेस्टमेंट्स कॉस्ट पे नहीं रहेंगी। अब इन्वेस्टमेंट तो 30 + 3 - 1.2 पे आ जाएंगी। ठीक है। अब ये तो वर्किंग 7 टाइप चीज बन गई ना भाई, ये तो वर्किंग 7 टाइप चीज बन गई। अब शायद बातें आपको याद आ रही हो। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, क्लोजिंग माइनस प्री। मैंने खरीदा कब है, 1 जनवरी 19 को। मेरा ईयर एंड ऊपर ही लिखा हुआ है 31 दिसंबर। तो 1 साल में मैंने पोस्ट कितना कमाया, 10। तो क्लोजिंग माइनस प्री इज पोस्ट सारा मेरा या उसका 30%, 30%। तो वर्किंग 7 इसी तरह होती थी। कॉस्ट कितना, 30। और इधर पोस्ट 3 याद है, परसेंटेज साथ लगाते थे। और उसमें से डिविडेंड माइनस कितना, 4 का
कितना? कैरी डाउन 31 पॉइंट। आपको याद है मैंने कहा था क्लोजिंग माइनस प्री गिवन ना हो और इधर प्रॉफिट है तो डिविडेंड माइनस करने, ये बात तो याद होगी कि क्लोजिंग माइनस प्री गिवन ना हो तो प्रॉफिट इधर उठाना है, डिविडेंड यहां माइनस करना है। अब तो याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो ये बड़ी सोच होती थी। ये कौन सी सोच होती थी? वर्किंग 7 वाली। तो बता दें जी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी नजर किस पे होती है? डिविडेंड पे, डिविडेंड पे। और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी नजर किस पे होती है? प्रॉफिट पे। और एंट्रीज बता दें जो करते थे, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, सीआरई क्रेडिट, सीआरई क्रेडिट, तो वही शेयर ऑफ प्रॉफिट ही हो गया ना। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सीआरई क्रेडिट, और कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। ये असल में कैश आ रहा है, कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। डन। तो ये दो तरीके हैं एंट्रीज करने के, नोट कर लें। ये किन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में होते हैं? सेपरेट में। सेपरेट में हमारी नजर किस पे होती है? सिर्फ डिविडेंड पे। और ये किस में होगा? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या है दूसरा? वो तो सब्सिडरी में हम फॉलो करते थे, मैं तो एसोसिएट की बात कर रहा हूं सिर्फ। अच्छा, इसका बैलेंस शीट और पी&एल मुझे बता दें क्या जाएगा इसकी बैलेंस शीट में? इन्वेस्टमेंट 31.8। इसमें 1.8 क्या है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। कमाया कितना? कितना दे दिया? कितना दे देगा? 1.8। 1.8 फिर कभी दे देगा। और पी&एल में कितना जाएगा? बोले बोले 3। तो चीज बहुत सिंपल है, इसको कोई ऐसे ओवर से देखने की जरूरत नहीं है, सादा सी चीज है। पहली मेथोडोलॉजी क्या है? मैं नजर किस पे रखूं? डिविडेंड पे। प्रॉफिट को इग्नोर ही कर दूं। ये किस में यूज होती होगी? सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन IAS 28 में हम क्या करते थे? नजर उसके किस पे रखते थे? प्रॉफिट पे, या प्रॉफिट में हमारा हिस्सा? प्रॉफिट में हमारा हिस्सा। तो फिर डिविडेंड आने पे कैश डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। वो माइनस करके 1.23 ऐड करेंगे ना, तो सवाल की अदर इनकम की फिगर गिवन नहीं है। अगर सवाल की अदर इनकम की कोई फिगर गिवन होती तो कंसोलिडेशन की एडजस्टमेंट करते। इन द एंड बाहर तो फिर भी 3 आना था ना, क्योंकि 1.2 माइनस करके 3 ऐड कर देना था। सवाल में कोई अदर इनकम गिवन है ऑलरेडी, ये तो 3 आना ही आना था। चलो जी, वो साहब तो आ नहीं रहे, आ गए हैं माशाल्लाह। चलें ठीक है, IAS 37 शुरू करते हैं। कौन सा? हाँ, क्लोजिंग माइनस। हाँ, तो क्लोजिंग माइनस प्री का डेटा नहीं है ना यहाँ। हाँ, ऑब्वियसली तरीके से नहीं हो तो डिविडेंड की एडजस्टमेंट है, कभी कर देता कभी नहीं करता। तो बता दें जी, अब अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो उसमें हम एक एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट बाय करने पे, दूसरी एंट्री करेंगे आम उगने पे या आम तोड़ने पे? तोड़ने पे। तोड़ने पे आम जो भी अमाउंट आएगी वो इनकम में डाल देंगे। दूसरा तरीका क्या है? इन्वेस्टमेंट आम का दरख्त खरीदने की एंट्री करें, आम उगने पे भी एंट्री करें और आम तोड़ने पे भी एंट्री, लेकिन उगने पे इनकम बुक करें, फिर अब तोड़ने पे डबल इनकम बुक करने की जरूरत नहीं है। ओके, आ जाए जी। IAS 1037 इसको किसी दिन रिवाइज कर लेंगे हम दोबारा। अभी इधर देखें,
पेज नंबर 232, एग्जाम्पल 14A, डालना पानी। ऑन यकम जनवरी 2015 को वी एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसलेबल लीज फॉर 2 years। हम 2 सालों की नॉन कैंसलेबल लीज में एंटर हो गए। एनुअल एंटर इन एरियर्स आर ₹100 ईच। सालाना किराया एरियर में क्या है? 100 ईच। 2 साल तक किराया देने लीज का। ऑन यकम जनवरी 15 जिस दिन हम लीज में एंटर हुए, शायद ये 9 AM पे हो और शायद ये 5 PM पे हो। शाम को हमें पता चला कि हमने जो लीज एसेट लिया उसका कोई काम नहीं है। यानी आपको पता है कि दफ़ा घर चीज़ लेके आते हैं, अम्मी कहती हैं थप्पड़ मारो तुझे, ये घर लाने वाली चीज़ थी, अम्मी अब वापस नहीं होगी, चपेट मार फेंक इसको। तो इस तरह का वो फटा हुआ है। यकम जनवरी को हमने एसेट लीज पे लिए और यकम जनवरी की शाम को पता चल गया एसेट किसी काम का। अब इसकी ROU और लीज लाइबिलिटीज वाली एंट्रीज नहीं होंगी, इसकी लीज वाली एंट्रीज नहीं होंगी। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। इफ आई कैंसल ऑप्शन ही नहीं है, इफ आई ऑनर, बस ऑनर करना है। और इनफ्लोज कितने होने हैं फ्यूचर में? 0। और आउटफ्लोज कराया जाना है, कराया जाना है। डिस्काउंट रेट इज 10%। अब क्या करें? अब हम फंस गए हैं। किस दिन खड़े हैं? यकम जनवरी 15 को। यकम जनवरी 15 को खड़े होकर हम फंस गए हैं। नाउ व्हाट वी विल डू, हम यकम जनवरी 15 को खड़े होकर क्या करेंगे? बताते जाने जरा आपने। यकम जनवरी 15 को खड़े होकर नजर आ रहा होगा, 15 में भी 100 रुपया देना है, 16 में भी 100 रुपया देना है। डिस्काउंट रेट गिवन है या नहीं गिवन? गिवन है डिस्काउंट रेट। तो फिर ऐसा करते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू निकालें जी, इसकी PV निकालें। 100 इंटू 1.1, नहीं 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू, बस 173 कर दो ना, 174। चलें जी, नोट करें। ये कभी लीज के सवाल में ऐसा लिखा आया था एसेट इज ऑफ नो यूज? नहीं। अब इसकी एंट्रीज ROU वाली नहीं होंगी, ROU डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट, इस तरह की इसकी एंट्रीज नहीं होंगी। अच्छा भाई जनाब, IS 37 में कभी भी डिस्काउंट रेट आ जाए ना, तो इसको प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की तरह चलाइएगा। इसको प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की तरह चलाइएगा। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग की तरह चलाते हैं। अब क्या करें? अनबाइंडिंग तो डिस्काउंट कर लेता हूं मैं, मुझे पता है 176 का डिस्काउंट खोलना है, लेकिन इसमें ना मजदूरों को साथ साथ पेमेंट हो रही है, कोई इस टाइप का सिनेरियो बन रहा है। 2 साल बाद इकट्ठे पेमेंट होनी है या साथ साथ पेमेंट होनी है? साथ साथ पेमेंट होनी है। ठीक है जी। तो अब सारी प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग वाली बातें होंगी, लेकिन वहां भी डिस्काउंट रेट अनवाइंड होता था। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि पेमेंट साथ साथ करानी है हर साल के एंड पे। तो मैं प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टाइप अकाउंट बनाने लगा हूं, लेकिन माजरत के साथ मैं जरा T अकाउंट फॉर्म में बनाने लगा हूं, जरा आपको ज्यादा बेहतर समझ आ जाए। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग या प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट? प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। यकम जनवरी को एसेट राइट ऑफ यूज बुक करूं या नुकसान बुक करूं? यकम जनवरी को नुकसान बुक करूं या एसेट बुक करूं? नुकसान बुक करूं, बिकॉज मुझे पता चल गया एसेट इज ऑफ नो यूज। तो यकम जनवरी 15 को खड़े होके एक्सपेंस डेबिट, नहीं इसको एसेट की कॉस्ट में कौन सा डालना है? ये कोई डीकमिशनिंग तो नहीं है कि एसेट की कॉस्ट में डालूं। कौन से एसेट की कॉस्ट में डालूं? एसेट तो कोई यूज ही नहीं होना मेरा, लीज इज ऑफ नो यूज। इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में फेंके। और आपको याद है ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट की सारी एंट्रीज एक्सपेंस में ही जाती हैं। एक्सपेंस डेबिट पेबल टू लीजिंग कंपनी क्रेडिट, कितने से? 17। पेबल टू लीजिंग कंपनी तो अच्छा लफ्ज नहीं है, प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, ये पहली एंट्री हो गई। अब डिस्काउंट को 174 से बढ़ा के आहिस्ता आहिस्ता 200 पे लेके जाने। 200 पे लेके जाने के लिए क्या करूं? 174 को बढ़ाऊं कम करूं, बढ़ाऊं कम करूं? एक्सेलेंट, बढ़ाएं।
इस पे क्या कैलकुलेट करें? इंटरेस्ट। कैलकुलेटर पकड़े। 174 ज़रब 10%। आपको डीकमीशनिंग में सीधा चलना भी सिखाया था ना, कि रेट लगा के भी निकाल सकते हैं फिगर जी। 174 को मैंने 200 तक लेके जाना है, किस नाम से? इंटरेस्ट के नाम से। 174 को 200 तक इंटरेस्ट के नाम से लेके जाना है जी। बताएं। 17 डन। ये इंटरेस्ट में चला गया। कैरी डाउन निकाल दूं या पेमेंट कर दूं? कैरी डाउन निकाल दूं या पेमेंट कर दूं? पेमेंट कर दें, पेमेंट कर दें। ये साथ साथ पेमेंट होनी है। डीकमीशनिंग में सिर्फ इंटरेस्ट ऐड होता था, पेमेंट सबसे एंड पे होती थी। पेमेंट कितनी? 31 12 15 100 और 31 12 15 91। ओके। यकम जनवरी 16 ब्रॉड डाउन 91। इंटरेस्ट को उसी तरह बोलें 91 मल्टीप्लाइड बाय 10% 9। ओके। कैश 31 12 16 कैश 100 कर रहे। हाँ, कैरी डाउन 0। तो 31 12 16 कैरी डाउन 0। नोट कर लें। ये डायग्राम वगैरह बना के ना, ये मैंने सोल्यूशन में नहीं बनाई हुई। नई चीज क्या है इस सवाल में? ना 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 ना, ये भी तो नई चीज है। ये कैपिटलाइज होता था, ये कैपिटलाइज नहीं हो रहा। अब किस में जा रहा है? बाकी सारा तो वही है सारा। लीज के सवालों में ऐसा क्यों नहीं किया था कभी? लिखा नहीं लिखा होता ना सवाल में कि लीज इज ऑफ नो यूज। ये ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है? एकदम खर्चा बुक करो 174 रुपए का, एकदम खर्चा बुक करो। जैसे ही आपको पता चला इट इज ऑफ नो यूज, तो अब वेट करने की क्या जरूरत है? आपको पता चल गया आपकी चीज स्क्रैप है, तो एकदम खर्चा बुक कर लो। लेकिन पूरा 200 में क्यों नहीं बुक कर रहा? क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का भी कॉन्सेप्ट है ना। 200 असल में ऐसा ऐसा पेन है, तो फिर ये तो नहीं कि पूरा 200 खर्चे में डाल दूं। और अगर डिस्काउंट रेट ना दिया होता शायद इधर भी, तो फिर शायद 200 ही डायरेक्ट खर्चे में डाल देता। तो एंट्रीज बताएंगे। एसेट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट या एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट? आगे वही एंट्रीज। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट। और देखें 17 जमा 9 रुपए बन कितना रहे? 17 जमा 9 रुपए 26। और ये 26 क्या है? 200 और 174 का डिफरेंस। क्या चीज? हाँ, ये कह सकते हो। ये तो लेसर के एंगल से आएगा नहीं, लेसी के एंगल से है। तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर अनरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट, इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट, और आगे इंटरेस्ट डेबिट प्रोविजन क्रेडिट, प्रोविजन डेबिट कैश क्रेडिट। यार पहले साल का नोट बना सकते हैं? पहले साल का नोट IS 37 वाला याद आ रहा है? नोट ओपनिंग 0, एक्सपेंस या इंक्रीज 170, इंटरेस्ट। और यार क्रेडिट वाली चीजों को ऐड कर देना होता है, डेबिट वालों को लेस कर देना होता है। कैश के लिए यूज का लफ्ज लिखने पेपर में, और कैरी डाउन लेक्चर छोड़े हुए। अच्छा, इसलिए परेशान हो रहे हैं। तो ये जी प्रोविजन का नोट बन गया। आपने तो नहीं छोड़े हुए ना? ठीक है जी। नहीं, मैंने भी नहीं छोड़े हुए। मैंने तो मेरे ख्याल से कोई लेक्चर नहीं छोड़ा अभी तक। साथ साथ तो ये नोट बना लें जी। पहले साल के दूसरे साल के? पहले साल का नोट क्या होता है? क्रेडिट वाली चीजों को ऐड कर दो और डेबिट वाली चीजों को लेस कर दो। ये इसकी हेडिंग क्या होगी? प्रोविजन फॉर ऑनरेस कॉन्ट्रैक्ट।
ओके क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 निकालें। क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर 302। मुल्तान पेट्रोलियम ऑपरेट्स, हमारा ईयर एंड कौन से, 31 दिसंबर 16। मुल्तान पेट्रोलियम लिमिटेड operates in oil extraction and refining business and is preparing its draft financial statements for the year ended 31 December 2016. The following information has been collected for the preparation of provisions and contingencies notes. Provisions और contingencies का note बनाने के लिए उसने आपको ये information provide की है। डस्टर किधर है, ये बढ़ो, पहले लाइन पढ़ लें, 2-3 लाइनें। A new site was acquired on Yakam January 2015 and is being used as site for a new oil refinery. ये तो पिछले साल की बात है ना। Initial preparation work was undertaken at site at start of 15 and the oil refinery was completed and ready for use on 31 दिसंबर 15। इसका मतलब है 16 से depreciate करना शुरू करेंगे। The new refinery was expected to have a useful life of 25 साल। MPL has a well publicized policy that it will reinstate any environmental damage, constructive obligation caused by its activities. The present value of decommissioning is 1300 फॉर डैमेजेस कॉज ड्यूरिंग इनिशियल प्रिपरेशन वर्क। जो भी नुकसान हुआ है उसको हम रिहेबिलिटेट करके देंगे 25 साल बाद। आज उसकी पीवी कितनी है, 1300। दिस अमाउंट इज बेस्ड ऑन अ डिस्काउंट रेट ऑफ 8%। तो ये पीवी किस दिन निकाली होगी, यकम जनवरी 15 को, या जिससे रेडी फॉर यूज हुआ होगा। हाँ, तो 31/12/15 तो छोड़ें, बस यकम जनवरी 16 को ही शायद ये पीवी निकाली होगी। तो 31/12/15 की रात को भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये पीवी आपने निकाली है 1300 की फॉर डैमेजेस कॉस्ट ड्यूरिंग द इनिशियल प्रिपरेशन वर्क। अच्छा, अब आप अगर चाहें तो वो प्रोविजन वाली कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट और प्रोविजन। मैं असल में यकम जनवरी को निकाल ही लेता हूं, 31/12/15 को शायद ना निकाली हो। जैसे भी कर लें, सवाल थोड़ा सा वेग सा है, पता नहीं चल रहा कि 31/12/15 को ये फिगर निकाली है या यकम जनवरी 16 को। तो मैं यकम जनवरी 16 को ही कर रहा हूँ इसको। तो यकम जनवरी 16 को खड़े होके मेरे ख्याल से तो पीवी निकली हुई है, ये ऑलरेडी पीवी है। तो पीवी से फ्यूचर वैल्यू पे जाने की शायद ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1 साल है सवाल का। तो फिर सीधा तरीका लगाना सीखा नहीं हुआ वैसे हमने। 1300 ज़रूर 10% 8% कर देंगे। पीवी की 25 साल से फ्यूचर वैल्यू भी निकालनी आती है ना आपको, लेकिन फ्यूचर वाली साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। 1 साल का अगर सवाल है तो सीधा तरीका लगा लें। सीधा तरीका किसी को याद है? 1300 पे रेट लगा देते हैं, अभी भी लगाया है, अभी सीधा तरीका ही फॉलो किया था लीज में भी। तो सीधा सा तरीका लगा दें। क्या 1300 पे 1300 को खोलना है आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये तो पीवी है। 104 क्या आ जाएगा, 1300 1404। ठीक है जी, ओके। अब इस डेटा की बुनियाद पे मुझे बता दें, क्या एसेट का डेटा भी दिया हुआ है या एसेट का डेटा मिसिंग है? एसेट का डेटा मिसिंग है। तो कोई खींच तान के कोई एंट्रीज बता दें। एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कितने से? 1300 से। ये तो एसेट की कॉस्ट में ही जानी है ना। और 104 रुपए की एंट्री बता दें। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट, कितने से? 104 से। अगर आप कहते हैं सर मुझे अभी तो टी अकाउंट आप बनवा रहे थे, तो टी अकाउंट बना दें। प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, यकम जनवरी 16 मैं ब्रॉड डाउन 0 ले रहा हूं। हो सकता है सोल्यूशन में मैंने ब्रॉड डाउन 1300 लिखा हो, क्योंकि सवाल थोड़ा वेग सा है। ब्रॉड डाउन 13। एसेट में कितना गया? एसेट डेबिट, प्रोविजन क्रेडिट।
इसमें मजदूरों को पैसे 25 साल बाद देने हैं, इसमें लीज की तरह ना करें। अब अनवाइंडिंग शुरू कर दें। 100 तो 13 जमा 104 को मैंने टी काउंट बना दिया। इधर मैंने 13 जमा 104 को कैसे बनाया था? स्टेटमेंट फॉर्म में। इधर टी काउंट फॉर्म में बना दिया। कैरी डाउन 1400। तो मैंने ऐसे ही आपका टाइम ज़ाया किया, तीनों वर्जन आपको शो करके चीज़ों के। लेकिन हमें क्या मांगा हुआ है? मुल्तान, पता नहीं क्या नाम है कंपनी का, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, और नोट का नाम प्रोविजंस, नहीं प्रोविजन नोट का नाम होगा इसमें, प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग। ओपनिंग बैलेंस 0। अच्छा, इसको ना इंक्रीज या डिक्रीज को लेके जाते हैं पी एंड एल में। इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज इधर कोई नहीं है, इधर एसेट खरीदने की वजह से बढ़ रहा है। और दूसरी बात, इंक्रीज डिक्रीज को मैं पी एंड एल में लेके जाऊंगा। दूसरी, अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? इंटरेस्ट। और इसके बाद यूज, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? कैश पेमेंट। तो किसी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। एसेट की प्राइस बढ़ गई तो भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने से भी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। पेमेंट करने से लायबिलिटी कम हो जाएगी। इंशाल्लाह इंक्रीज डिक्रीज अभी देखते हैं, किसी सवाल में आ जाए अल्लाह करे। प्रोविजन के बढ़ने की वजह पी एंड एल है या एसेट है? एसेट डेबिट प्रोविजन कितने से? 1300 से। और इंटरेस्ट 25 साल बाद मजदूरों को पैसे देने हैं 1/4। मैंने कुछ एक्स्ट्रा लाइनें डाल दी हैं मादरत, ताकि सवाल में आगे कोई डाटा आए तो मैं उनको यूज कर लूं। कर लें नोट। तो ये एक आसान सी एडजस्टमेंट थी। ये तो नोट इसलिए करो ना कि असल में क्लास में ना जिस तरह चीज़ कराई होती है आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो किताब में उसी तरह सोल्यूशन हो, लेकिन किताब में फिर खाली ये बना होता है तो फिर सर पकड़ के बैठे होते हो। तो इसलिए ये भी नोट करना है। ये तो के लिए मैंने किया है। पेपर में शायद ये वाला भी कर देंगे, टी काउंट जहन में बना लेंगे, नहीं भी कुछ बनाएंगे, यही कर देंगे तो काफ़ी है। पीवी से फ्यूचर वैल्यू निकाल के मैं लंबे तरीके से क्यों नहीं चला? 1 साल है तो फिर 1300 पे डायरेक्ट रेट लगाते हैं। जरा ट्राई कीजिएगा, पिछले सवालों में भी हम इसी तरह करते थे। ओपनिंग पे रेट लगा के भी निकल सकता है। बल्कि सऊदी किंग को जो पैसे देने होते थे 3-4 साल बाद, उसमें तो हम करते ही ऐसे थे, पहले पीवी निकालते थे, उस पर फिर रेट लगा के आगे चले जाते थे। 1300 को बढ़ाते बढ़ाते फ्यूचर वैल्यू पे ले जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन एक चीज है, अभी नोट की दुम बाकी है, इसकी अंग्रेजी लिख के आनी है हमने। वो अंग्रेजी अभी मैं देखता हूं क्या लिखनी है। नोट नंबर में भी 32 प्रोविजंस का नोट। ओके, नेक्स्ट। उधर रखो कैमरा विषय। तो ये इफ्रिक 1 की थोड़ी सी जरा रिवीजन हो गई। इधर आ जाओ। एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल्स। अच्छा यार, सवाल है ना, वो भी मांगा हुआ है, पी एंड एल भी मांगा हुआ है। वो मैं फिर साथ साथ बनाता रहूं, पी एंड एल। इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी, इसका मैं टोटल कर दूंगा। इस 104 की भी आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं इसका टोटल कर दूंगा। कोई चीज बताएं जो पी एंड एल में जानी है और यहां नोट में नहीं आई। ओ मेरे भाई ना कर यार, मैंने तो ये मार देना, डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट बहने हैं तो डेप्रिसिएशन भी तो निकलवा देना। हाँ, एसेट अवेलेबल नहीं है, अब जो डीकमिशनिंग अवेलेबल है, खैंस्तान के आईके ने भी सोल्यूशन में उसकी डेप्रिसिएशन निकाली हुई है। और डेप्रिसिएशन आपको पता है जो पहली दफा जिंदगी में पीवी आती है वही डेप्रिशिएट होती रहती है, क्योंकि एसेट की कॉस्ट में तो कितना ऐड हुआ होगा, बाद वाला फैक्टर कहां ऐड होना, इंटरेस्ट में। तो क्या 1300 को डेप्रिशिएट करना बनता है?
1300 का डेप्रिशिएट करना बनता है। याद आ रहा है, ये 1300 एसेट की कॉस्ट में ऐड होता था और 1300 इधर आके फिर डेप्रिशिएट होता था। फर्ज करें एसेट हमने 2600 का खरीदा है, उसमें ये 1300 ऐड होता था, फिर ये फिगर भी तो डेप्रिशिएट होती थी। तो मैं ये कह रहा हूं कि पी एंड एल में एक ऐसी चीज है जो नोट के अंदर नहीं जानी, तो वो साथ ही निकाल लें जरा। 1300 डिवाइडेड बाय 52 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट बहने हैं, साथ साथ चलानी है। सर ये वाला इंटरेस्ट आप क्यों नहीं लेके जा रहे? ये टोटल कर लेंगे, नहीं तो टोटल का कॉलम बना लेंगे। चलें जी आगे, सवाल 5 मिनट में खत्म होने वाला है। एन एक्सप्लोजन एट वन ऑफ एमपीएल्स ऑयल्स एक्सट्रैक्शन प्लांट ऑन यकम जुलाई 16। धमाका कब हुआ? हमारे साल के मिड में, हमारे साल के मिड में। हैज लेड टू अ नंबर ऑफ पर्सनल इंजरीज। 8 लोगों ने क्लेम कर दिया है और लॉयर का अंदाजा है कि हाई चांस है कि क्लेम में वो जीत जाएंगे, तो हम तो फिर हाई चांस है कि हार जाएंगे। और एस्टिमेटेड कॉस्ट है पे आउट की 1.5 लाख रुपया। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, ठीक है। एक्सपेंस 8 इंटू 150, लेकिन मेरे ख्याल से हम रुपीज इन मिलियन में कर रहे हैं, रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं, रुपीज इन 1000 में कर रहे हैं। चलें ठीक है, 1200। नहीं आगे ना पढ़े, आगे ना पढ़े, कैरी डाउन 1200। कहां डालूं? ये प्रोविजन बढ़ गई है कम हुई है? बढ़ गई है कम हुई है? क्या ये एसेट की कॉस्ट में डालूं? क्या ये एक्सपेंस में डालूं? क्या ये इंटरेस्ट है? एक्सपेंस में डाल दें। पेमेंट होगी इस साल? नहीं हुई। अगली 2 लाइनें नहीं पढ़नी, पेमेंट होगी या नहीं हुई? अभी तो लॉयर का ख्याल है। प्रोविजन फॉर कोर्ट केस, जिस किसी को शो के सर साथ साथ एंट्रीज भी कर दें, तो एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 1200। ये जनरल एंट्री किसी ने शो किया था, एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट जी। वो इंक्रीज कितने से होगी? 1200 से। ये डीकमीशनिंग तो है नहीं, इसलिए ये लाइन तो फारग करें। अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट भी कोई नहीं। हाँ, अगर 3-4 साल बाद इसको पैसे देने होते तो फिर वो सारी कहानी उसी तरह होती जिस तरह भी लीज में हुई है, लेकिन 3-4 साल बाद इसको पैसे देने नहीं, कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ जी। 12 MPL made an insurance claim to try to recover the personal injury. To try to recover the personal injury. 3 पार्टीज आ गई, 3 पार्टीज आ गई। Reimbursement. The insurance company agreed. Virtually certain. The insurance company agreed. Virtually certain that once the claim have been settled, मैं तुम्हें पूरे पैसे दे दूंगा। To refund MPL, पूरे पैसे दे दूंगा once the claim is settled। तो एंट्री बता दें। रिसीवेबल, डेबिट और इनकम कितने से? 1200। लिख लें एंट्री किताब पे ही, क्योंकि नोट के मुंह पे नहीं जानी है, ये नोट के मुंह पे नहीं जानी। मैंने आपको बताया था नोट प्रोविजंस के या रिसीवेबल्स के? प्रोविजंस के। लेकिन सवाल ने पी एंड एल मांगा हुआ है, सवाल ने पी एंड एल मांगा हुआ है, तो क्या करूं? इनकम में शो कर दें, इनकम में शो कर दें। इनकम कितनी? 1200 अगेंस्ट या इनकम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अच्छा, वैसे पी एंड एल में नेट करने की भी इजाजत है? याद हो के ना याद हो, मुझे याद है वो जरा पी एंड एल में नेट करने की भी इजाजत है, और बैलेंस शीट में नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट। ये जो तीसरी एडजस्टमेंट है ना, इसके लिए थोड़ी देर पहले आपको एक सवाल कराया था मैंने, लीज वाला भी। तो एमपीएल एंटर्ड इनटू अ नॉन कैंसिलेबल लीज इन द प्रीवियस पीरियड, पिछले साल, फॉर सम ऑफिस स्पेस। इधर देखें पहले। हाउएवर द कंपनीज प्लान्स चेंज्ड एंड द ऑफिस स्पेस वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। जो एसेट लीज पे लिया हुआ है वो चाहिए नहीं अब हमें। एट यकम जनवरी 16, एट यकम जनवरी
16 यकम जनवरी 16 को एट यकम जनवरी 16 a correctly calculated provision for future rentals is 80। करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन का क्या मतलब है? डिस्काउंटिंग वगैरह लीज पेमेंट्स की कर चुके हैं या हमसे करवानी चाहते हैं? कर चुके हैं। करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग, अभी हमने खुद की थी वैसे कैलकुलेशन, इज ₹80 फॉर द रिमेनिंग 5 ईयर्स। हो सकता है लीज 15 साल की हो, लेकिन आप कितने साल रह गए हैं? 5 साल रह गए हैं। कितनी है ये प्रोविजन करेक्टली कैलकुलेटेड? 80,000। ओके, ये प्रोविजन कौन सी है? फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। एक लफ्ज लिखा हुआ है ना सवाल में, नॉन कैंसलेबल लीज, और दूसरा लिखा हुआ है इट वाज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अच्छा, दिस वाज बेस्ड ऑन 8% डिस्काउंट एंड द रेंट पेड वाज 15,000। अभी आपने किया सारा काम, डिस्काउंट को खोलें खोलें खोलें, जल्दी हिम्मत करें, डिस्काउंट खोलें। इंटरेस्ट 80 इंटू 8%, 6.4, और कैश 15। कैरी डाउन 71. वही जो भी सारा किया था हमने। चलें जी, बनाएं इसको अब। प्रोविजन फॉर ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट, ओपनिंग एट यकम जनवरी 16 का क्या मतलब है? ओपनिंग बैलेंस एट यकम जनवरी 16 कितना? 80। इंक्रीज या डिक्रीज? लेकिन ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट, ये एक्सपेंस कोई नहीं है, पिछले साल शायद एक्सपेंस 800 बुक हो चुका हो। ड्यू टू अनवाइंडिंग ऑफ डिस्काउंट कितना? 6.4। ये 6.4 है या क्या है? ये रुपीज इन 1000 में पूरा सवाल आप करवा रहे हैं, कहीं देखने को मिसमैच तो नहीं हो रहा? कुछ सही चल रहा है? अच्छा जी, पेमेंट 15, 71.4। अब P&L के लिए टोटल्स करवा दें। इसके टोटल की जरूरत नहीं है, लेकिन पेपर में टोटल कर रहे हैं तो फिर सबके कर दें। 110. हाँ जी, 7। चलें जी, आप बता दें P&L में क्या जाएगा, गम या खुशी? गम कितना? 1200। प्रोविजन बढ़ रही है ना, प्रोविजन के अकाउंट में प्लस हो रहा है, तो गम 1200 का। और इंटरेस्ट 110.4, और बोलें ये दोनों चीजें जाएंगी ना P&L में। इंक्रीज इन प्रोविजन कितना? 1200। ये तीनों खर्चा है और एक खुशी है। ये सवाल हो जाना था आधा आधा पचादा, कोई पेपर में आधा पचादा। आज तक कभी ये रिक्वायरमेंट आई नहीं, मैंने आपको पहले भी ये था बताया। साहिवाल वाला एक सवाल कराया था, साहिवाल ट्रांसफार्मर वाला। तो सवाल की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर अ प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज नोट्स। तो नोट आज तक कभी आया नहीं वैसे, लेकिन प्रिपेयर नोट अगर आ जाए तो फिर ये सारा काम करना पड़ेगा। लेकिन एक काम अब रह गया है, आपने इन केसेस की डिटेल देनी है। तो उसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं। अब इसमें से कोई 2, 4, 5 लाइनें उठा के लिखाइएगा। नोट नंबर 32.1 वो डिसमेंटलिंग के बारे में लिखाइएगा। नोट नंबर 32.2 वो कोर्ट केस के बारे में, और 32.3 किसके बारे में? ऑनरेस। और क्या अल्फाज लिख के आएंगे? यहां से अल्फाज लिखाएं, द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग, पहले इधर देख लें। द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग रिलेट्स टू अ वेल पब्लिसाइज्ड पॉलिसी that we will reinstate the environmental damages caused by our activities, and this relates to
क्या था, इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू साइट फॉर ऑयल रिफाइनरी। तो बस इस तरह की बात लिखें, डिस्काउंट रेट लिख के आना है, वो भी लिखा है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर कोर्ट केस रिलेट्स टू एन explosion at one of our oil extraction plants that has led to number of personal injuries. 8 claims have been filed and lawyer estimated it is probable that claim will succeed. बस ठीक है, अमाउंट्स तो ऊपर हो गई ना जिक्र। और in respect of onerous contract there is a non cancelable lease for a office space which is no longer required, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है। तो यही कुछ ब्रीफ नेचर ऑफ इवेंट कहां से उठा के लिखाना है, सवाल से उठा के लिखाना है। तो ये नोट की दुम के तौर पे आ जाएगा। निकाली है ना 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 ना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन और पास्ट इवेंट नहीं लिखेंगे इसमें, ये तो डिसाइड करके आपने प्रोविजन बनाई है। IS 37 वो लगाने को कह रहा है, वो कहते हैं लिख के आए यहां पे, इन दिस केस देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट एंड द रिलायबल एस्टीमेट कैन बी मेड। ये बातें नहीं लिख के आनी इसमें, वो तो तब लिख के आनी है जब सवाल क्या कहे, डिस्कस। अभी तो यूजर को बता दें कि बस कहानी क्या है, वो हमने खुद सोच के ये कर लिया हुआ है। क्लियर? अच्छा सवाल आपने पूछ लिया। ओके, इधर ले आओ। अब जी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कोई 5-6 एडजस्टमेंट्स हमने करनी है पास पेपर की, वो आप पढ़ते जाएंगे, मैं कराता रहूंगा। एक ना ICAP ने ट्रेंड शुरू कर दिया हुआ है। जी आवाज आ रही है? करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन मेरे भाई लिखा हुआ था ना, और अगर 80,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये 80,000 खुद प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि सवाल ने लिखा हुआ है करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन, और अगर प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती तो सवाल मुझे फ्यूचर रेंटल्स देता, फिर मैं उनको डिस्काउंट करता। वैसे तो सवाल ने, आप कह सकते हो रेंटल दिए हुए हैं कि 100 रेंटल है और 5 साल रह गए हैं, रेंटल सवाल ने दिए हुए हैं, लेकिन सवाल ने जब खुद पीवी निकाल के दे दी, करेक्टली कैलकुलेटेड प्रोविजन का क्या मतलब है, सही निकाल के दे दिया, तो फिर मुझे इस साइड पे जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ओके, इधर आओ, कैमरा लाओ। अच्छा मोहतरम, एक कॉन्सेप्ट शुरू कर दिया भाई, स्टैंडर्ड ने टेस्ट करना। यार बातें कर लो, थोड़ा सा हंसो खेलो। पिछली क्लास में मैंने ना किया था, इसमें तो करो बातें थोड़ी सी, तो पता चले दोनों बैठे हुए हो। एक कॉन्सेप्ट जी स्टैंडर्ड ने टेस्ट करना शुरू कर दिया हुआ है, वो जरा देखें क्या है। वो ये है कि स्टैंडर्ड कहते हैं, सॉरी ICAP अपने सवालों में कहते हैं कि आप खड़े हो 1 फरवरी को, आप खड़े हो 1 फरवरी को, आपकी फैक्ट्री में धमाका हुआ है इस दिन, आपकी फैक्ट्री में धमाका हुआ है इस दिन, इसकी वजह से 12 एम्प्लॉइज ने आपके खिलाफ केस कर दिए। साल गुजरने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर, सवाल कह रहे इधर आप खड़े हो, साल गुजरने के बाद 1 महीने के अंदर 10 और एम्प्लॉइज ने केस कर दिए, और मैनेजमेंट का ख्याल है 15 और एम्प्लॉइज केस कर देंगे। तो बच्चे इस 15 को इग्नोर करके आ जाते हैं कि ये 15 एम्प्लॉइज इग्नोर, पता नहीं केस करेंगे नहीं करेंगे क्या बनेगा। ना 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 भाईजान, धमाका तो इधर हो चुके हैं ना, धमाका तो इधर हो चुका है। तो इस बुनियाद के ऊपर जो आप प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, अगर हर एम्प्लॉय को लाख रुपया देना है तो बताएं प्रोविजन, अभी तो डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज करनी है ना, तो हम यहां पे खड़े हैं, हमें सब पता चल रहा है कि 12 ने केस कर दिए, 10 ने करना है और 15 और करेंगे। ये 15 क्यों करेंगे, यही पास्ट इवेंट है, तो इस वजह से बताएं प्रोविजन कितनों की बनाएंगे। 37 एम्प्लॉइज को अगर एक एक को लाख रुपए देने तो 37 लाख की प्रोविजन बनाएंगे। अच्छा जी, फिर कभी कभी सवाल आता है, अब इस कॉन्सेप्ट को समझते रहें। 31 दिसंबर 15 है, सवाल कहते हैं मैं खड़ा हूं 12 फरवरी पे, ऐसे ही कहते हैं मैं खड़ा हूं 12 फरवरी पे, हालांकि इसकी कोई तुक नहीं है, ये वो डेट नहीं है जिससे डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑथराइज की है। वैसे ही कहते हैं अज्यूम आई एम स्टैंडिंग ऑन 12 फरवरी, और यहां हमने अनाउंस कर दिया कि फैक्ट्री बंद कर देनी है, और फैक्ट्री बंद कर देनी है, एम्प्लॉयज को क्या आते जाओ पैसे लेके जाते रहो। 12 एम्प्लॉयज इधर आ गए, 5 एम्प्लॉयज इधर आ गए, 4 इंशाल्लाह कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो प्रोविजन किसकी बनाए,
ये भी तो इसी वजह से आएंगे ना, तो इसलिए प्रोविजन किसकी बनाए, सबके सबकी बनाए। तो ये कॉन्सेप्ट उसने थोड़ा सा टेस्ट करना शुरू कर दिया है। इन सब में पास्ट इवेंट क्या है, अनाउंसमेंट। पास्ट इवेंट क्या है, अनाउंसमेंट। चलें जी, पास्ट पेपर के सवाल करते रहें। पास्ट पेपर का क्वेश्चन 3 निकालें। थ्री का पॉइंट 4 पढ़ें, 4 का पॉइंट 4, 4 का पॉइंट 4 पढ़ें जी। सवाल की पहली लाइन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू शुड एज्यूम डेट टुडे इज 15 फरवरी। अब क्या तुक है इसकी, बस कहता है यू शुड एज्यूम डेट टुडे इज 15। उधर वाला नोट ना करें, मैं इधर करा देता हूं, वो हो जाएगा। इधर देखें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे एज्यूम डेट टुडे इज 15 फरवरी 2018, और हमारा ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर 17, और टुडे क्या है 15 फरवरी 18। पढ़ लें जी सवाल, पॉइंट 4। In November 2017, as a part of restructuring plan, an option of early retirement in exchange for a one-off payment of 1 million, हर बंदा 10 लाख ले, aged above 50 years। तो according to the restructuring plan, दोबारा पढ़ लें, in November 17, as a part of restructuring plan, an option of early retirement in exchange for one-off payment was offered। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गई, वॉज ऑफर्ड या टू बी ऑफर्ड, वॉज ऑफर्ड। तो कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन उठा दें सबको, वॉज ऑफर्ड। तो इन नवंबर 2017 एज अ पार्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एन ऑप्शन ऑफ अर्ली रिटायरमेंट इन एक्सचेंज ऑफ अ वन ऑफ पेमेंट ऑफ 1 मिलियन वॉज ऑफर्ड। तो इज इट अ लीगल ऑब्लिगेशन और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कितनी उम्र से ऊपर वाले एम्प्लॉइज जाते रहें, 50 से ऊपर वाले एम्प्लॉइज आते रहें, पैसे लेके जाते रहें। According to the restructuring plan, management expects that 25 would accept the offer. मैनेजमेंट का अंदाजा है कितने लोग ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, 25। पता नहीं कब आके ऑफर एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। 25 लोग आएंगे, ये मैनेजमेंट का अंदाजा है। द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज टिल मार्च। कब तक आ सकते हैं, 31 मार्च तक आ सकते हैं। 10 एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी ऑप्टेड फॉर स्कीम टिल 31 दिसंबर। A further 6, पिछले साल नहीं हमारे साल, a further 6 have opted for the scheme after the year end। after the year end से मुराद फिर हम 15 फरवरी को खड़े हैं ना, तो 15 फरवरी तक कितने आ गए हैं अभी, लेकिन 1.5 महीना पड़ा है। कौन सा, मार्च का पूरा और फरवरी का आधा। टोटल कितनों ने आना था, 25। कितने आ गए, 16। कितने आ सकते हैं, तो शायद 9 और आ सकते हैं। अब प्रोविजंस तो एस्टिमेट्स पे बेस करती है ना, एग्जैक्ट फिगर्स तो नहीं होती। ठीक है, तो बता दें जी पास्ट इवेंट, तीनों का पास्ट इवेंट क्या है, रीस्ट्रक्चरिंग। व्हेन इट वाज कम्युनिकेटेड, सो बता दें लाइबिलिटी 10 की बुक करेंगे, 6 की बुक करेंगे, या 10 जमा 6 जमा 9, 25 की। अच्छा ये तो नहीं लिखा हुआ 10 एम्प्लॉइज हैव बीन मेड पेमेंट्स, कुछ ऐसा लिखा होता तो शायद 10 को पेमेंट होगी होती, बाकी का पेबल बुक करते, कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ। प्रोविजन 10 जमा 6 जमा 9 की बुक करेंगे। सबको पैसे देने के लिए हम लाइबल फील कर रहे हैं, सबको पैसे देने के लिए लाइबल फील कर रहे हैं। अगर सवाल में कह देता कुछ को पैसे दे दिए हैं, तो वो माइनस करके बाकी की लाइबिलिटी बुक हो जाती, लेकिन सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ कुछ को पैसे दे दिए हैं। असल में होता यह है प्रैक्टिकली कि 31 मार्च तक वेट किया जाता है। जब 31 मार्च तक सबकी एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो सबको फिर 31 मार्च को पैसे देके फारिग कर देंगे। अ फर्दर 6 एम्प्लॉइज, कॉस्ट रिलेटेड टू रीस्ट्रक्चरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग की कॉस्ट्स एक्सेप्ट वन ऑफ पेमेंट्स टू एम्प्लॉइज हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड बाय एमएल इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बड़ी ऐसे अजीब सी लाइन उसने डाली है, जरा सोच के बताएं।
अच्छा बात एक मिनट सुनिएगा, जब रीस्ट्रक्चरिंग हो रही होती है ना, तो कई दफ़ा हम किसी इंडिपेंडेंट बंदे को ले आते हैं, उसे कहते हैं कि यार तुम ना पूरा फॉर्मल इनसे टर्मिनेशन एग्रीमेंट्स तुमने साइन करने हैं। वो कंसल्टेंट या लॉयर आके कहता है यार मुझे भी 2-3 लाख दे देना, वो शायद जो 2-3 लाख देने हैं उसकी प्रोविजन हमने बुक कर ली है, लेकिन जो वन ऑफ पेमेंट्स करनी है, वन ऑफ पेमेंट्स तो एम्प्लॉइज को हर एक को 10-10 लाख करनी है, ऊपर लफ्ज लिखा हुआ है वन ऑफ पेमेंट्स का, इनकी प्रोविजन रहती है। तो शुक्र है फिर इनकी हम खुद कर लेंगे। तो ये कोई अजीब सी लाइन इसने डालने की कोशिश की थी, कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एक्सेप्ट 1 मिलियन। 1 मिलियन की कहता है मैंने प्रोविजन बुक नहीं की, तो करें फिर 1 मिलियन की प्रोविजन बुक। 16 एम्प्लॉइज की करें या 16 जमा 9 25 की करें? 25, बिकॉज पास्ट इवेंट इज रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। ओके, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें जी, जल्दी जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 3, मोहतरम पढ़ लिया सबने? एक अगर काम करूं मैं तो आपको कुछ याद आ जाए, नहीं नहीं, मेरे ख्याल से इस लाइन को तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। इस लाइन की कितनों को ये बात याद आई है? इस लाइन की धज्जियां उड़ा देनी चाहिए। क्यों धज्जियां उड़ा देनी चाहिए? नहीं, कोर्ट का लफ्ज नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लॉयर की ओपिनियन, इधर देखें, इधर देखें प्लीज प्लीज। लॉयर की ओपिनियन इधर खड़े होके कुछ और है, लॉयर की ओपिनियन इधर खड़े होके कुछ और है। तो कौन सी वाली लॉयर की ओपिनियन माने? जल्दी बताएं, लेटेस्ट वाली या कोई पुरानी राय? अब्बू इधर खड़े होके कुछ और कह रहे हैं, इधर खड़े कुछ होके कुछ और कह रहे हैं, और हम इधर खड़े हैं। अब्बू की कौन सी वाली बात माने? लेटेस्ट वाली बात माने। तो आई होप आप सारे इसी नतीजे पे पहुंच गए थे कि इसी वाली बात माननी है, अब ये वाली बात मानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक ही बंदा 2 दफा बात कर दे तो उसकी कौन सी वाली बात मानी जाती है? नहीं नहीं, जो आपको पसंद हो, हाथों की जो मुझे पसंद हो, उसकी कौन सी वाली बात मानी जाती है? लेटेस्ट वाली बात मानी जाती है। द केस इज स्टिल पेंडिंग। स्टिल पेंडिंग का मतलब है 15 फरवरी। स्टिल हम हुए में हैं, कहां खड़े में हैं? 15 फरवरी पे। द केस इज स्टिल पेंडिंग ऑन 15 फरवरी। लिखें, द केस इज स्टिल पेंडिंग ऑन 15 फरवरी। अब पढ़ें जी। ऑन 10 दिसंबर 2017, साल खत्म होने से कितने दिन पहले? 20 दिन पहले, एक वर्कर ने मुंह खोल के कितने लाख मांगे? 25 लाख मांगे। एंड alleged वायलेशन ऑफ सेफ्टी मेजर्स ऑन पार्ट ऑफ अस, और कहा कि हम ब्लंडर मारे हमने। एज ऑफ 31 दिसंबर द लॉयर एडवाइज दैट देयर इज अ रिमोट चांस दैट कोर्ट वुड अवॉर्ड कंपनसेशन। प्रोबेबल, पॉसिबल या रिमोट? यहां से पता चला नो लाइबिलिटी शुड बी रिकॉर्डेड एंड नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड। बट IS 10 कहते हैं, या IS 10 का सवाल था असल में, कि अगर बैलेंस शीट डेट के बाद कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमारे साल से रिलेट कर रही हो, तो फिर आप ऐसा करो कि उसी को मानो। तो आप बताएं कि द लॉयर्स ओपिनियन आफ्टर द ईयर एंड, द चेंज इन लॉयर ओपिनियन आफ्टर द ईयर एंड, डज इट रिलेट टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एक्जिस्टेड एट आवर बैलेंस शीट डेट? तो मेरे ख्याल से तो लॉयर के इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर नई अपडेशन होनी चाहिए, ना कि पुरानी चीज को चलाएं आप। तो द केस इज स्टिल पेंडिंग, हाउएवर नाउ लॉयर बिलीव्स, नाउ का लफ्ज भी इसमें लिखा हुआ था, नाउ लॉयर बिलीव्स दैट देयर इज अ लो चांस, there is a low chance that court would award, ये केस हारने जीतने वाला है, अमाउंट पे लगाने वाला नहीं है, 40% चांस that court would award compensation। 40% चांस है कि कोर्ट कंपनसेशन दे देगा। ये नहीं लिखा हुआ कि there is a 40% चांस ऑफ क्लेम, 40% चांस, बल्कि उसमें लिखा होता there is a chance that payment will be 40% of amount claimed।
तो ये 40% इसके ऊपर नहीं लगाना आपने, 2.5 के ऊपर। तो बता दें केस हारेंगे या जीतेंगे? पॉसिबल है कि केस हारेंगे, तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी डिस्क्लोज करेंगे। कितने लोग इस नतीजे पे पहुंचे थे? एक्सीलेंट। कितने रुपए की? 2 मिलियन की। बाकी 0.5 आप कह सकते हैं अभी स्टिल रिमोट है, क्योंकि जज साहब का क्या पता वो कर दें, लेकिन उस साइड पे फिर जाने की जरूरत नहीं। ओके फाइव से 50% कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है और 0 से 5% रिमोट। पॉइंट सी जी, अगले सफे पे आ जाए। क्वेश्चन 5 का सी। आई विल रियली सल्यूट यू अगर आप इसको सही निकाल लेते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है, गौर से पढ़ना है। 5 का सी, 5 का सी। अब तैयार हो जाएं सारे, तैयार हो जाएं सारे, जल्दी जल्दी जल्दी। 5 का सी, 5 का सी पढ़ें तसल्ली से। 5 का सी। गुड गुड गुड, लेटे हुए बैठ गए आप। वेल डन वेल डन। 5 का सी। ये वही वाला है, वो जो इक्विपमेंट इंस्टॉल स्मोक फिल्टर वाला सिनेरियो है। स्मोक फिल्टर वाला। एंजॉय करें वैसे इस स्टैंडर्ड को, एंजॉय करके पढ़ा करें चीजें। ईयर एंड क्या है? 30 जून 2017। पेड़ मारूं 30 जून 2017। भाईजान इस पॉइंट पे मेरी और आपकी बहस होनी है बहुत ज्यादा। आप लोगों ने कुछ और कहना है, मैंने कुछ और कहना है। नहीं नहीं, इस सवाल का 90% आप लोग सही कर लेंगे, सिर्फ 10% पे मेरी और आपकी बहस होनी है। गलत है। जल्दी करें, जल्दी जल्दी। पेनल्टी की अमाउंट बताते रहें और रिलैक्स होके टेक लगाते रहें। पेनल्टी की अमाउंट बताते रहें जो बुक होगी हमारे साल। एक भाई कह रहे हैं कोई हुकूमत की तरफ लाइवल फील ही ना करें, मजे करें, रिलैक्स करें, चिल करें। पेनल्टी भाई कह रहे हैं छोड़ सकते हैं हम। कुछ लोग कह रहे हैं पेनल्टी छोड़ सकते हैं। एक्सेलेंट। 1.2। 0.8 वाले हाथ खड़ा करें, 1.6 वाले और 1.2 वाले। एक्सेलेंट। 1.2 वाले सही है। पता नहीं, मैंने पिछले साल का सवाल कराया हुआ, मुझे याद नहीं है। 1.2 मेरे ख्याल से सही है, देख लेना है। हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 17। और पहला दिन क्या है साल का? 1 जुलाई 16। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ऑन 1 November, a new law was introduced requiring all factories to install specialized safety equipment within 5 months. नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कब तक का हुकूमत ने टाइम दिया है? हुकूमत ने 5 महीने दिए हैं कि 5 महीने के अंदर, जैसे सोसाइटी वाले आए आपके घर और आपको कहें भाईजान 5 महीने के अंदर आपने अपनी छत के ऊपर क्रिकेट ग्राउंड बना लेना, वरना आपको जूते पड़ेंगे। तो 5 महीने के अंदर हमने क्या कर लेना है? ग्राउंड बना लेना है। 5 महीने में हमने सेफ्टी इक्विपमेंट अपनी फैक्ट्री में इंस्टॉल कर लेना है। अच्छा खासा टाइम दे दिया हुकूमत ने, 5 महीने। मैं अगर अक्लमंद बंदा होता तो नवंबर या दिसंबर में ही लोगों के पीछे पड़ जाता, यार जल्दी जल्दी मुझे सेफ्टी इक्विपमेंट दो, कहीं मसला मसला हो गया तो मेरे लिए फड्डा पड़ जाएगा। लेकिन मेरी जरा सुस्ती चेक करें। द इक्विपमेंट कॉस्टिंग 15 मिलियन वॉज ऑर्डर्ड इन फरवरी। मैं मौके पे जाके, जब मार्च आने वाला था ना, फरवरी में जाके मुझे ख्याल आया अगले को ऑर्डर करूं। मैं किसी दुकान पे गया, किसी दुकान पे जाके कहा मोहतरम मेरे प्यारे भाई सेफ्टी इक्विपमेंट मिलते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट मिलते हैं। उसने कहा मेरे भालू दे तो दूंगा, लेकिन बहुत डिमांड आई हुई है, मार्च बॉर्डर पे पहुंचने वाले, मार्च तक हुकूमत ने सबको कहा सेफ्टी इक्विपमेंट लगाने के लिए। तो मास्क शॉर्ट हो गए थे कोरोना के शुरू के दिनों में।
तो इसी तरह सेफ्टी इक्विपमेंट मार्च का महीना आ गया, शॉर्ट हो गए हैं। मार्च का महीना तो बिल्कुल आने वाला है, तो आप इतनी लेट आए हैं, फरवरी में आप आए हैं, तो भाईजान सेफ्टी इक्विपमेंट शॉर्ट हो गए हैं। अगर आप आज भी ऑर्डर मुझे देते हैं ना, तो मैं आपको इंशाल्लाह 30 अप्रैल तक ना इंस्टॉल कर दूंगा। इतना मैं आपको करके दे सकता हूं, 30 अप्रैल तक आप इंस्टॉल कर दूंगा। आपने उससे कहा यार खुदा के लिए 30 अप्रैल तक कर दी, इससे ज़्यादा डिले ना करनी, बड़ा बड़ा मसला हो जाना है मेरे लिए। ठीक है, एक महीना मैं बर्दाश्त करूंगा, लेकिन और कहीं से ऑर्डर मिल ही नहीं रहा होगा आपको, इसलिए आप मजबूरन इसको ऑर्डर दे के आ गए, क्योंकि आपका दिल तो है कब तक आप इसे लगा दें, 31 मार्च तक। हाउएवर द सप्लायर, वो भी हमारा से ज़्यादा निकला। पहले हमसे ज़्यादा थे, हम उसके पास लेट गए, अब उसने कहा बाकी कसर मैं निकालता हूँ। वादा कब किया था उसने देने का? वादा कब किया था? 30 अप्रैल तक देने का। हाउएवर द सप्लायर डिलेड द इंस्टॉल, ओ तेरी खैर, हमारा भी बाप निकला। उसने जाके इंस्टॉलेशन डिले कर दी, कब तक? ये मैंने ऐसे महीने बना लिए हैं। उसने 31 जुलाई कर दिए। अच्छा, वैसे उस शहजादे ने कितने महीने लेट किया अपना वादा? और उस शहजादे ने अपना वादा कितने महीने लेट किया है? 4 महीने वाले कौन है? उसने कितने महीने अपना वादा लेट किया है? उसने कब देने थे? अप्रैल के एंड पर। मई में नहीं दिए, जून में नहीं दिए, जुलाई के एंड पे दे दिए। कितने महीने उसने वादा लेट किया? तो 3 महीने उसने अपना वादा लेट किया। हाउएवर द सप्लायर डिलेड इंस्टॉलेशन टिल 31 जुलाई 2017 ऑन 5 अगस्त 17। ये तो आपको पता है IS 10 की वजह से वो बताता है साल के बाद 5 अगस्त 17 को द कंपनी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज। हुकूमत को हमें एक नोटिस आ गया। असल में ऐसा तो नहीं होता ना कि 31 मार्च को आप जुर्म करें और हुकूमत 1 अप्रैल को आपके घर पहुंची हो, ऐसा तो नहीं होता। हुकूमत को ज़रा आइडेंटिफाई करते करते देर लग जाती है, किसने किए हैं किसने नहीं किए, करते 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 अगस्त के महीने, अगस्त में फाइनेंशियल ट्रिब्यूनल हमारे हाथ में होती हैं, वो सितंबर अक्टूबर में जाके कहीं डायरेक्टर ऑथराइज करते हैं। 5 अगस्त को वी रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम अथॉरिटीज लेविंग अ पेनल्टी ऑफ 1.6 मिलियन। उन्होंने हमें 1.6 मिलियन की पेनल्टी लगाई। क्यों? क्योंकि इस दिन तो इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा आप 0.4 अप्रैल के महीने का दो। अच्छा, हम वैसे हुकूमत को कह सकते हैं कि अप्रैल में तो उसने देने थे, आप पेनल्टी ना लगाओ। हुकूमत कहेगी वो तो आपका कसूर है, आपने लेट ऑर्डर किया, उसने अप्रैल में देने थे, ये तो उसका और आपका मामला है। हमने आपको क्या कहा था कब तक इंस्टॉल कर दो? उसने 0.4 की पेनल्टी इसकी लगाई, 0.4 इसकी लगाई, 0.4 इसकी लगाई, 0.4, और सारी कैलकुलेशन करके 5 अगस्त को हमारे घर परवाना आ गया कि एज वी हैव कम्युनिकेटेड टू यू ऑलरेडी दैट बाय 31 मार्च ईच फैक्ट्री इन पाकिस्तान शुड इंस्टॉल अ सेफ्टी इक्विपमेंट, बट you fool people, what you have done, you have not, नहीं और लफ्ज नहीं, you have not done it, therefore we अकलमंद people, we hereby order you to pay the penalty of April, May, June and July। ये 4 महीनों की पेनल्टी दो, तुम 4 महीने लेट किया है। ओके, ये तो रीइंबर्समेंट वाली साइड है, इसको छोड़ें। बता दें जी लाइबिलिटी कितनी बुक करें? 0.8 वाले तो पता नहीं कौन थे, उनको छोड़ें। 0.8 वालों से तो मैंने बात नहीं करनी, वो तो क्लास के बाद आ जाएं, फिर उनसे मैं बाद में बात करूंगा। 0.8 वालों को मैंने लिफ्ट नहीं करानी। अच्छा, अब बता दें यहां खड़े होकर जो है वो मैं कितनी लाइबिलिटी बुक करूं? ईयर एंड पे कितनी लाइबिलिटी बुक करूं? 1.2 या 1.6? कितने लोगों के जहन में IS 10 टाइप कोई चीज आ रही है और वो 0.4 को भी लाइबिलिटी डलवाना चाह रहे हैं? कितने लोगों के जहनों में IS 10 टाइप कोई चीज आ रही है और 0.4 को भी लाइबिलिटी में डलवाना चाह रहे हैं? ये जी हमारे आज के क्लास का मेन कॉन्सेप्ट है, जो हमने डिटेल से डिस्कस करना है कि हम इस 0.4 के लिए, कौन सा पेज था? 276। ये जी हमारा मेन कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम आज डिस्कशन करने लगे हैं। मोहतरम देखें, एक होता है पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट, जब भी आप कोई ना कोई प्रोविजन बनाते हैं ना, तो पास्ट इवेंट होना चाहिए। मुझे बताएं, अगर यहां मेरी फैक्ट्री में धमाका हुआ, कुछ एम्प्लॉयज इधर आए और कुछ इधर आए, तो ये भी इसी धमाके की वजह से आए और ये भी इसी
धमाके की वजह से आए। ये पास्ट इवेंट है धमाका। लेकिन अगर मैं वापडा को 3 महीने का बिल जमा ना करवाऊं और वापडा वाले मुझे चौथे महीने कहें भाईजान चौथे का भी बिल नहीं जमा हुआ, जो कि अगले साल में है, जो कि महीना अगले साल में है, तो मैं वापडा वालों को कहूंगा कि 3 महीने का पिछले साल वाला बिल आपको दे देता हूं, क्योंकि पास्ट इवेंट इज 3 महीने की बिजली इस्तेमाल करना, और चौथे महीने का बिल जो मांगेंगे वापडा वाले वो पिछले साल आगे बुक नहीं करूंगा, यानी अपने साल आगे बुक नहीं करूंगा, बिकॉज द पास्ट इवेंट इधर कोई नहीं है। अगर मैं खड़े होकर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी के बिल की एंट्री करूं यहां खड़े होकर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट 4 बिलियन, तो इसका पास्ट इवेंट इसकी बिजली इस्तेमाल करना, इसका पास्ट इवेंट इसकी बिजली इस्तेमाल करना, और इस महीने का पास्ट इवेंट इसकी बिजली इस्तेमाल करना, लेकिन ये तो फ्यूचर इवेंट की लायबिलिटी हो रही है। तो अक्ल ये कहती है कि लायबिलिटी किसकी रिकॉर्ड होती है? पास्ट इवेंट की। एक बार याद रखिएगा, पेनल्टी का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है, किसी हादसे के साथ नहीं होता। पेनल्टी का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है, किसी हादसे से साथ नहीं होता। ये कोई हादसा नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा होता, मेरी फैक्ट्री में हादसा होता और हुकूमत कहती यहां खड़े होके यार जुर्माना दो, तुम्हारी फैक्ट्री में हादसा हुआ है, मोहल्ले वाले डर गए हैं, तो ये तो कोई वक्त गुजरने के साथ ताल्लुक नहीं है ना, इसका वक्त गुजरने के साथ ताल्लुक नहीं है। इस पेनल्टी देने की क्या रीजन है? वक्त गुजरना या हादसा? अच्छा, इधर बताएं, क्या 31 मार्च को सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल ना करके कोई हादसा हो गया? कोई हादसा नहीं हुआ 31 मार्च को सेफ्टी इक्विपमेंट इंस्टॉल ना करके। जब अप्रैल का महीना गुजरेगा मुझे डर होगा यार 1 महीने की लायबिलिटी देनी पड़ेगी पेनल्टी, फिर अगला महीना गुजरेगा, फिर मैं नॉन वॉयलेशन करूंगा। बिजली के बिल में पास्ट इवेंट क्या होता है? बिजली इस्तेमाल करना। इधर पास्ट इवेंट क्या होता है? नॉन वॉयलेशन। तो नॉन वॉयलेशन कंटिन्यूड फॉर अप्रैल, मई एंड जून, फॉर विच आई एम फीलिंग लायबल। अगर मैं 0.4 आज इधर लायबिलिटी बुक कर लूं इस साल आके, तो ये तो फ्यूचर नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक होने लगी है या पास्ट नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक होने लगी है? तो याद रखिएगा इस 0.4 की लायबिलिटी नहीं होती। तो लिखें पेनल्टीज के केस में पास्ट नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक हुआ करेगी, जैसे बिजली के बिल के केस में पेनल्टीज के केस में पास्ट नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक हुआ करेगी। 30 जून पे खड़े होके पास्ट वाले कितने महीने हैं? सिर्फ 3। तो पेनल्टीज के केस में बिजली के बिल की तरह, ब्रैकेट में लिखने में शक, पेनल्टीज के केस में बिजली के बिल की तरह ईयर एंड पे खड़े होके पास्ट नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक होगी। पेनल्टीज के केस में बिजली के बिल की तरह ईयर एंड पे खड़े होकर पास्ट नॉन कंप्लायंस की लायबिलिटी बुक हुआ करेगी। अच्छा जी, अब मुझे एंट्री बता दें। एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन, दिस 0.4 जो अगला वाला है relates to a circumstances that arose after the balance sheet date, therefore it is a non-adjusting event. However, if the amount is material, it may be disclosed in the notes to the financial statements. ये बात अलग है, ठीक है। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसका एडजस्टिंग इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, दूसरी बात 1.2, ओहो 0.4 कहां से आ गया? 1.2। अच्छा जी, अब हम क्या कोशिश करेंगे? हम ये पेनल्टी अवॉइड करें? बिल्कुल, हमारी कोशिश होगी ये पेनल्टी किस पे डालें? सप्लायर पे डालें। इट इज हाई चांस या वर्चुअली सर्टन? भाई ये एसेट साइड पे तो हाई चांस तो कंटिंजेंट एसेट ही होता है। इट इज हाई चांस दैट दिस पेनल्टी विल बी रिकवर्ड फ्रॉम, या अगर लिखा होता सप्लायर एज एग्रीड फिर वर्चुअली सर्टन होता, लेकिन अभी क्या करेंगे? वर्चुअली सर्टन है या हाई चांस है, इसकी एंट्री करेंगे या डिस्क्लोज। लेकिन मुझे बताएं इस 1.2 के मुकाबले में मैं उससे कितने पैसे मांग सकता हूं? मैं उससे 0.4, 0.4, 0.4, मैं उससे अप्रैल वाले पैसे नहीं मांग सकता। वाई? उसने मेरे से वादा ही नहीं किया था।
तो अगर वर्चुअली सर्टन होता तो 0.8 की एंट्री करता। अभी 0.8 इज अ वर्चुअली सर्टन और अ कॉन्टिंजेंट एसेट। कॉन्टिंजेंट एसेट, ठीक है जी। अब प्रोविजन के बारे में भी लिख के आने और कॉन्टिंजेंट एसेट के बारे में भी लिख के आने। कैसे लिख के आने, हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू राइट डाउन, पेज नंबर 246। एज ऑन 30 जून 2000, बोले बोले बोले, एज ऑन 30 जून 2017 कंपनी शुड रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन फॉर पेनल्टी बिकॉज एट द रिपोर्टिंग डेट देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन रिस्पेक्ट ऑफ अ, ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन कंप्लायंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून। जुलाई इज फ्यूचर इवेंट, फॉर द नॉन कंप्लायंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून रुपीज 1.2 amount of penalty is the amount that company would require to pay as advised by company lawyer नहीं, as mentioned in letter. Therefore a provision should be recorded for an amount of rupees 1.2 million. इसके बाद contingent asset लिख के आने, recovery of the claim amounting to rupees 0.8 for the month of, ये भी लिख के आना, for the month of May and June is probable. Therefore a contingent asset would be giving brief nature of event and estimate of। यार ये वाली डिस्कशन मैं तब करता जब वर्चुअली सर्टन होता, तो फिर P&L में, बैलेंस शीट में नेट नोट करना है नहीं करना, अभी तो एंट्री नहीं करनी दूसरी, तो जब दूसरी एंट्री नहीं करनी तो फिर इस डिस्कशन में क्या करेंगे हम, आप बता दें। रीइंबर्समेंट की एंट्री होनी है या एंट्री नहीं होनी? एंट्री नहीं होनी। तो कैसा लगा ये सवाल? मजे का था, अच्छा सवाल था जी। इस सवाल ने बताया नहीं हम किस डेट पे खड़े हैं, तो हम शायद इस ऐसे सवालों में खड़े होते हैं। ये महीना कौन सा चल रहा है? नहीं नहीं नहीं, साल कौन सा, ईयर एंड क्या है? 30 जून। तो हम सितंबर अक्टूबर में खड़े होकर समझ लो सवाल सॉल्व कर रहे हैं। इस सवाल ने बताया नहीं, सितंबर अक्टूबर में खड़े होकर सवाल सॉल्व कर रहे हैं। भाईजान पेनल्टी के केस में ना इक्विपमेंट इंस्टॉल ना करना पास्ट इवेंट नहीं है। पेनल्टी के केस में नॉन कंप्लायंस इज पास्ट इवेंट। वापडा वाले कहें बिल दो, तो हम कहेंगे आपको आखिरी 3 महीने का बिल दे देते हैं, अगले महीने का बिल तो ना मांगे हमारे से। तो पेनल्टी की नेचर ऐसी है ना, ये ना IFRS 15 में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कुछ चीजें होती हैं एट अ पॉइंट इन टाइम और कुछ चीजें होती हैं ओवर टाइम। ओवर टाइम मिसाल के तौर पे एट अ पॉइंट इन टाइम आपने किसी को चीज बेच दी, उसी वक्त बेच दी, बस बात खत्म होगी। आपने किसी को पैसे उधार पे दे दिए, अब जो इंटरेस्ट मिलना है उसका वक्त से ताल्लुक है या किसी एक दिन से ताल्लुक है? वक्त से ताल्लुक है। वापडा वालों ने मीटर लगा दिया, उसके पैसे फौरन ले लेंगे, लेकिन वापडा वाले बिजली के पैसे। तो ये जो पेनल्टी होती है ना, ये 31 मार्च को खड़े, एक और मजे की बात सुने, 31 मार्च को आप खड़े होकर एंट्री कर सकते 6-7 महीने की पेनल्टी बुक कर लूं, ऐसी मेरे ख्याल है 6-7 महीने की पेनल्टी बुक कर लूं। इधर खड़े होकर इधर की पेनल्टी के लिए लायबल फील करेंगे, इधर खड़े होकर इधर की पेनल्टी के लिए लायबल फील करेंगे, इधर खड़े होकर इधर की पेनल्टी के लिए लायबल फील करेंगे। बट इधर खड़े होकर इधर की पेनल्टी की लायबिलिटी इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बुक करना, ये इसी तरह है जैसे जुलाई का बिजली का बिल जो है वो जून में बुक करना। फिर तो आप जुलाई का बिजली का बिल बुक ना करें, फिर तो आप अगले 15 सालों का बिजली का बिल बुक करें, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बनेगी। तो पेनल्टी का ताल्लुक वक्त गुजरने के साथ होता है या किसी एक खास दिन के साथ होता है? वक्त गुजरने के साथ। ओके, वो किताब किधर पड़ी हुई है? पेज नंबर 273। बल्कि ऐसा करें, क्वेश्चन 19 निकालें पहले। क्वेश्चन 19 पेज 283। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट, इसमें से 2 एडजस्टमेंट मैं आपको करा चुका हूं, एक आपके लिए शायद सोचने वाली हो, 2 ऑलरेडी कराई जा चुकी हैं।
ये किस अटेम्प्ट का सवाल है? 2021 का। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट टुडे इज 2 फरवरी 2021। तो हमारा ईयर एंड फिर क्या है? 31 दिसंबर 2020। इसका मतलब ये नहीं कि इसने डायरेक्टर्स ने ऑथराइज कर दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो तो कोई मार्च अप्रैल में जाके करेंगे। यू आर फाइनेंस मैनेजर ऑफ तिब्बत लिमिटेड, और भाई 36 ईयर करने पहले, यू आर फाइनलाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ टीएल फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2020। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ टीएल हैज सेंट यू द फॉलोइंग ईमेल। 2020 was a tough year for TL due to COVID-19। ठीक है जी, हमारे लिए भी बड़ा टफ था। फुल स्टॉप। द नेट प्रॉफिट ऑफ टीएल का नेट प्रॉफिट इज एक्सपेक्टेडली वेरी लो। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हमारा प्रॉफिट बड़ा लो होगा एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स। हाउएवर आई हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मैटर्स व्हिच मे इंप्रूव टीएल्स प्रॉफिट। कहते हैं मेरे ख्याल से ये चीजें हैं, अगर ये कर दो ना तुम तो प्रॉफिट आसमानों पे चला जाएगा। ऑन 25 जनवरी 2021, साल गुजरने के 25 दिन बाद, गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स लॉ। हुकूमत ने इनकम टैक्स लॉ नया लगा दिया है टू रिड्यूस द रेट ऑफ इनकम टैक्स ऑफ कंपनीज बाय 10% फॉर 3 years इंक्लूडिंग 20। हमारे साल का रेट भी कम होगा, 21 का रेट भी कम होगा और 22 का, 20 का रेट भी कम होगा। जरा मुझे याद कराइएगा IAS 10 की बेसिक थीम। मैं 31 दिसंबर मेरा ईयर एंड है और 25 जनवरी को मुझे पता चला है कि इस साल का रेट कम हो गया है। डज इट रिलेट टू अ सर्कमस्टांसेस दैट एग्जिस्टेड एट बैलेंस शीट डेट या डेट अरोज आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो अगर ये अरोज आफ्टर द बैलेंस, अगर हुकूमत पहले कोई बात कर रही होती और वो बात जो है वो फैल चुकी होती, सिर्फ अनाउंस करना बाकी होता, फिर तो शायद मैं से कौन सा इवेंट कहता। लेकिन हुकूमत ने एकदम 25 को आके अनाउंस किया कि पिछले साल का रेट कम है। अब मैं क्या है, कितना रेट कम कर रही है? 10%। फर्ज करें पुराना रेट 30% है, हुकूमत नया किस पे ला रही है? 20 पे। मैं तो एंट्रीज कर चुका हूंगा, सीटी डेबिट, सीटीपी क्रेडिट। अब मेरा बॉस कह रहा है, ठीक है रिया, अब मेरा बॉस कह रहा है कि यार ये अब रेट कम कर दो, इस वजह से तुम्हारे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। तो क्या मैं इसको एडजस्ट करके खर्चे को 30 से 20 पे ला सकता हूं? तो इज इट एन एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग? अगर मैं एडजस्ट नहीं कर सकता तो क्या इस एडजस्टमेंट को मैं चेंज कर सकता हूं जो मैं कर चुका हूं एंट्री? अगर चेंज नहीं कर सकता तो क्या इससे प्रॉफिट अब बदलेंगे या जो हैं वही रहेंगे? तो सवाल ये नहीं था एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बताना है, ये बताना तो था पेपर में, लेकिन सवाल कुछ और था। सवाल ये था क्या ये चीजें प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी या नहीं? तो जो एडजस्टिंग होंगी वो प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगी, जो नॉन एडजस्टिंग होंगी। एडजस्टिंग का क्या मतलब होता है? एंट्री करके प्रॉफिट को अफेक्ट करो, और नॉन एडजस्टिंग का मतलब एंट्री करके प्रॉफिट को अफेक्ट ना करो। अब मुझे बता दें, ये जो मैं एंट्री कर चुका हूं, मेरा आपसे सवाल है, कैन आई डिक्रीज सीटी बाय 10 फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट? फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट? नो, बिकॉज इट इज एन नॉन एडजस्टिंग। नोट कर लें, मैं 30, ये 30 और 20 ना पहले लिख लीजिएगा। यहां पे पुराना रेट 30% है, लेकिन हुकूमत ने क्या कह दिया? 10% डिक्रीज है। ये नोट करें। अच्छा, मैं पुराने रेट के बेस पे एंट्री कर चुका हूँ या नए रेट की बेस पे? पुराने रेट की बेस पे। कैन आई डिक्रीज सीटी बाय 10 फॉर इंक्रीजिंग प्रॉफिट? बिकॉज इट रिलेट्स टू सर्कमस्टांसेस दैट अरोज आफ्टर द बैलेंस, और एंड पे एक लफ्ज डाल के आना है, देयरफॉर इट इज देयरफॉर प्रॉफिट कैन नॉट बी एडजस्टेड। सवाल ने क्या लिखा हुआ लफ्ज? एडजस्टेड लिखे हैं, देयरफॉर प्रॉफिट कैन नॉट बी एडजस्टेड, या प्रॉफिट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। प्रॉफिट इंक्रीज नहीं कर सकते हम। तो है तो IAS 10 का सवाल, लेकिन रिक्वायरमेंट अजीब सी है। ओ मटेरियल हो तो डिस्क्लोज कर दो, वो अलग बात है। फिलहाल उस साइड पे मेरे ख्याल से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने प्रॉफिट पे इंपैक्ट पूछा है, तो प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा इसका।
अगला पॉइंट भी आपको करा चुका हूं, पढ़ लें जी। यार असल में ना बहुत से बच्चे हैं उनको ये एडजस्टिंग लगता है। हम साल के एंड पे खड़े हैं, साल के बाद हुकूमत ने कह दिया कि आपका रेट ये है, तो क्या साल के एंड पर खड़े होके कोई ऐसी अनाउंसमेंट साल से पहले हो चुकी थी जो सिर्फ कंफर्म होनी देर रह गई थी? तो ये उसी तरह है जैसे साल के बाद सैलाब आ गया, फिर तो उसको भी आप एडजस्टिंग कह दोगे। साल के बाद कंपेटिटर आ गया, हमने अपने स्टॉक की प्राइस कम कर दी, साल के बाद हमारा स्टॉक जल गया, उसी तरह साल के बाद टैक्स रेट में चेंज आ गई। अगला पॉइंट, एक्सचेंज रेट हैज राइजन फ्रॉम 150 टू 162 ऑन यकम फरवरी, ऑन यकम फरवरी। यकम फरवरी ऊपर लिखा है ना। तो एक्सचेंज रेट 150 रुपए डॉलर 2020 में और 162 रुपए डॉलर हो गया अब यकम फरवरी को खड़े होके। टीएल है सिग्निफिकेंट डेटर, हमारे बहुत ज्यादा डेटर हैं जिन्होंने हमें डॉलर में पैसे देने हैं। तो 150 डॉलर आने हैं या 162? भाईजान इसमें तो IAS 21 क्लियरली कहता था कि ईयर एंड का रेट ही यूज करना है। इसका सवाल भी पूरा आपको मैंने कराया था। तो डॉलर का रेट ईयर एंड वाला उठाना होता है या साल के बाद किसी भी डेट का उठा लें? ईयर एंड का रेट उठाना होता है। इट इज ऑल्सो सो इसलिए हमारे प्यारे चीफ एग्जीक्यूटिव, इससे भी आपको इस ईमेल का आपको फायदा कोई नहीं है, इससे भी कोई फायदा नहीं होना, तो इससे भी प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि डेटर को 150 पे पड़ा रहने देंगे या उठा के 162 पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट, अ मेजर लोकल कस्टमर हैज, नहीं पॉइंट 4 मैंने नहीं कराना, ये कंट्रोवर्शियल से पॉइंट एक दफा ICAP ने डाला था, इसको छोड़ दें। नॉर्मल बेसिक कॉन्सेप्ट जिससे हिल जाते हैं वो चीजें ना किया करें। पॉइंट 3, अ मेजर लोकल कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक, वी आर स्टैंडिंग ऑन यकम फरवरी, लास्ट वीक, शायद 23 जनवरी को, बड़े मजे की लाइन थी। अ मेजर लोकल कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस, उसने सारे पैसे मुझे वापस कर दिए अपने, आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक, आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। लास्ट वीक का क्या मतलब है? शायद 23 जनवरी या जनवरी के आखिरी महीने में कोई भी हफ्ता। एट ईयर एंड द कस्टमर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी, ईयर एंड पे कस्टमर फाइनेंशियल डिफिकल्टी फेस करा था, एंड देयरफॉर टीएल हैड प्रोवाइडेड 40% ऑफ हिज बैलेंस एज डाउटफुल रिसीवेबल। 40% जो उसका बैलेंस था हमने डाउटफुल में डाल दिया था। तो अब आप मुझे बता दें कि इसने मेजर कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग अ बैंक लोन लास्ट वीक उसने बैंक लोन लिया है, जिसकी वजह से अब उसने अपना बैलेंस सेटल कर दिया है। क्या साल के एंड पर हमें डर था कि ये पैसे देगा या नहीं देगा? अच्छा, साल के बाद क्या इसने पैसे दे दिए? अब मुझे बताएं यार, साल के बाद अगर उसने पैसे दे दिए तो मैं फिर भी उसको बैड डेट पड़ा रहने दूं? जब मुझे डेटर ही पैसे देके चला गया तो फिर इसको किस में डालें? एडजस्टिंग में, नॉन एडजस्टिंग में? सोचें। और एडजस्टिंग डालने से फायदा क्या होगा? आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो अगर किसी बंदे ने मुझे पैसे देने हैं साल के एंड पे और मुझे डर है देने या नहीं देने हैं, साल के बाद अगर वो दे जाए तो साल के एंड पर मुझे शक था कि देने हैं या नहीं देने हैं, तो अब वो दे गया, तो अब क्या इसको बैड डेट रहने दूं या रिकवरी में डाल दूं? तो इससे प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। आखिरी सवाल कर लें आज का बस। यार ये ना मैंने ज़रा फील किया है कि ये ना ज़रा फ्रेश माइंड के साथ दोबारा कराऊंगा ये वाला पॉइंट, सिर्फ ये वाला पॉइंट, इसमें थोड़ी सी बहस भी और हो सकती है, इसलिए इसको छोड़ दो, इंशाल्लाह अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास में ना इसको दोबारा करेंगे। अच्छा, आखिरी पॉइंट जी अब मुझे बता दें, आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन 2 का पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन 2 का पॉइंट 4, TL sells a product
ये पास पेपर का कौन सा सवाल है? क्वेश्चन नंबर 2। वारंटी वाली क्लास ली थी कल परसों वाली। टीएल सेल्स अ प्रोडक्ट बी विद, ये अब वो जो सवाल है ना वो जरा मुझे दोबारा याद कराना है, कस्टमर वाला दोबारा डिस्कस करूंगा मैं। टीएल सेल्स अ प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। टीएल प्रोडक्ट बी बेचती है 12 महीने की वारंटी के साथ, अगरचे द, अच्छा टीएल कौन है? हमारा कारोबार क्या है? जरा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। टर्कॉइज इन द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर ईयर एंडेड 30 जून 2019। टीएल सेल्स प्रोडक्ट बी विद अ वारंटी ऑफ 12 मंथ्स। हम एक प्रोडक्ट बेचते हैं 12 महीने की वारंटी देके, अगरचे मैन्युफैक्चरर जो सल्फर है वो वारंटी देता है कितने महीने की? 8 महीने की। इस लाइन का मतलब था यहां तक। मैं, मेरे पास कोई ग्राहक आता है ना तो मैं उसको 12 महीने की वारंटी दे देता हूं, लेकिन जब वो डब्बा खोलते हैं ना तो उसको मैन्युफैक्चरर की तरफ से भी कितनी वारंटी मिली होती है? तो फिर मुझे जरा रिलैक्स फील करना चाहिए, तो मैं सिर्फ उसकी तरफ कितने महीने के लिए लाइबल फील करूं? 4 महीने के लिए, क्योंकि 8 महीने के लिए कौन वारंटी दे रहा है? मैन्युफैक्चरर। और ये बात भी मुझे पता होगी, ऐसे नहीं कि डब्बा खोल के मुझे वो बताएगा, मुझे ऑलरेडी ये बात पता होगी कि 8 महीने की वारंटी कौन दे रहे हैं और 12 महीने की वारंटी हम दे रहे हैं। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल का मतलब था, वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय एसएल। चाहे 8 महीने मोबाइल सही करवाएं आप, चाहे अगले 4 महीने सही करवाएं, सही करके किसने देना है? क्योंकि शायद हमारे पास स्किल्स नहीं है, शायद हमारे पास स्किल्स नहीं है। सही करके किसने देना है? एसएल ने। लेकिन मेरे ख्याल से आखिरी 4 महीने में वो फिर ना सोचे सही करके। अब बात का तो रुख बड़ा मजे का होता जा रहा है, बात का रुख तो बड़ा मजे का होता जा रहा है। वारंटी हमने कितने महीने की दी हुई है? 12 महीने की, और मैन्युफैक्चरर ने। लेकिन वारंटी सर्विसेज किसने देनी है? सही करके किसने देना है? पहले 8 महीने तो उसी ने सही करके देना है, वो तो उसने जिम्मेदारी ली हुई थी, लेकिन शायद अगले 4 महीने भी वही सही करके देगा। लेकिन मेरा ये गुमान है कि अगले 4 महीने वो फिर मुफ्त में सही नहीं करके देगा, और ना कस्टमर से पैसे नहीं मांगेगा। कस्टमर को तो मुफ्त में चीज सही करके देते हैं यार, कस्टमर से कहां पैसे मांगने हैं उसने? तो किससे पैसे मांगेगा? टीएल से पैसे मांगेगा, क्योंकि बाकी वारंटी 4 महीने की किसने दी हुई है? कस्टमर रिलैक्स है, 12 महीने उसने 1 रुपया नहीं खर्चना अपनी जेब से, उसको मुफ्त में मोबाइल सही होकर मिलेगा। However, TL is responsible if FL fails to honor its obligation for this warranty। ये कितने महीने की बात कर रहे हैं? 8 महीने। लेकिन ओ यार 8 महीने की। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation। SL की ऑब्लिगेशन कितने महीने की है? फॉर दिस वारंटी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमने पिछले सवाल में भी किया था। ये तो शायद आपकी लाइबिलिटी नहीं है 8 महीने की, लेकिन ये शायद हमारी यानी टीएल की एक कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बन सकती है। अगर वो डिफॉल्ट कर देगा तो फिर ये 8 महीने आप जहां मर्जी से हम रिपेयर करा के दें वो भी हमें ही करवा के देना पड़ेगा। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation. Next, if warranty claim arises within 8 months, अगर वारंटी क्लेम, अच्छा पार्टीज बता दें कौन कौन सी? टीएल इधर, कस्टमर उधर, एसएल। अच्छा जी, अब अगर मैं बात करता हूं 8 महीने की, अगर मैं बात करता हूं 8 महीने की, द मैन्युफैक्चरर सल्फर प्रोवाइड्स वारंटी ऑफ 8 महीने। 8 महीने की वारंटी एसएल दे रहा है किसको? कस्टमर को। कितने महीने की? लेकिन शायद टीएल को भी इस 8 महीने के पैसे देने पड़ सकते हैं अगर एसएल क्या कर जाए? डिफॉल्ट कर जाए। और 4 महीने के लिए, 4 महीने के लिए कौन लायबल है? टीएल। 4 महीने के लिए टीएल लायबल है किसकी तरफ? कस्टमर को चीज सही करके देगा।
लेकिन मैं ऐसे ही ना एरो इसका एसएल की तरफ बना रहा हूँ, क्योंकि इसने पैसे तो एसएल को देने ना मोबाइल सही करने के, तो एरो मैं एसएल की तरफ बना रहा हूँ। वो आप इसकी तरफ बना लें, इसकी तरफ बना लें, बस 4 महीने की लाइबिलिटी इसकी है, 4 महीने की लाइबिलिटी इसकी है। एरो आप इसकी तरफ बना लें, मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। कस्टमर की तरफ बनवाने, कस्टमर की तरफ बनवा लें। कस्टमर को हमने मोबाइल सही करके देने, लेकिन पैसे किसको देने हैं सही करने के? एसएल को, क्योंकि सही करना सिर्फ किसको आता है? एसएल को आता है। इफ वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन कस्टमर की तरफ रिकॉर्ड करनी है, वो बात आपकी ठीक है। मैं तेरा कैश आउटफ्लो की डिस्कशन कर रहा था। इफ वारंटी क्लेम अराइजेस विद इन 8 months, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट। इफ वारंटी क्लेम्स अराइजेस विद इन, एसएल डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू एक्सेलेंट। कस्टमर को तो कोई दुनिया का बंदा चार्ज नहीं करता प्राइस, कस्टमर को पागल हैं लोग चार्ज करें प्राइस। इफ एसएल, बोले बोले बोले, इफ एसएल, बोले बोले क्या लिखा हुआ है? हाउएवर इफ वारंटी क्लेम अराइज विद इन, एसएल डज नॉट चार्ज एनी, किसको? हाँ, डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट, आगे लिखें 2TL, 2TL, फुल स्टॉप। अच्छा, ऐसी कोई अजीब सी एक एडजस्टमेंट होती है 3-4 में, तो उसको थोड़ा बहुत जितना भी पेपर में सही हो जाए बस काफी है। हाउएवर एसएल चार्ज 500, एसएल चार्ज 1000, एसएल चार्ज 2500 फॉर अ माइनर मॉडरेट, इस तरह का तो सवाल किया हुआ है, फॉर अ माइनर मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट रिस्पेक्टिवली इन ईच यूनिट इफ द डिफेक्ट अराइजेस विद इन एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 months ऑफर्ड बाय एसएल चार्ज टू होम। कस्टमर को नहीं चार्ज करना, कस्टमर को फ्री में करके देनी है। एसएल चार्ज टू टीएल, तो एसएल टीएल को कहेगा तू मुझे पैसे दे अगर 4 महीने में मोबाइल आया, सही मैं कर दूंगा लेकिन पैसे तेरे से लूंगा। ओके, द प्रोबेबिलिटी डेटा वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड में राइज एज अंडर। अच्छा, निहायत ही ना कोई बोंगी चीज बना रहे हैं, अगर पहले 8 महीने में खराब होगी तो 12 चीजें आ जाएंगी माइनर रिपेयर के लिए। पहले 8 महीने में खराब हो गई तो 7 चीजें आ जाएंगी मॉडरेट रिपेयर के लिए। पहले 12 महीने में खराब हो गई 8 महीने में तो 4 चीजें आ जाएंगी मेजर रिपेयर के लिए। और 8 महीने के बाद अगर 9वें 10वें 11वें 12वें महीने में चीज खराब हुई तो फिर ज्यादा चीजें नहीं आएंगी, फिर शायद सिर्फ 6 चीजें आए 100 में से, फिर शायद 100 में से 10 चीजें आए, फिर शायद 100 में से। मेरे ख्याल से इन तीनों का टोटल करें तो ये कोई 30-40% चीजें बेचारों की हर साल वापस आ रही हैं, पता नहीं क्या कारोबार कर रहे हैं। तो ये इनका अंदाजा है, लेकिन ऑब्वियसली दुकानदार परेशान सिर्फ इस रिपेयर में होता है, मेजर रिपेयर में। माइनर और मॉडरेट रिपेयर तो दुकानदार की चलती रहती है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019, a total of 12,000 units of product B has been sold by TL। कितने यूनिट्स इसने बेचे हैं? 12,000। अब आप मुझे बता दें 12,000 में से जो 8 मंथ वाले हैं उनमें मैंने कोई डायग्राम बनाई है टीएल की मद में या इसकी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है? तो कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अगर अमाउंट आपने पेपर में निकालनी हुई निकाल आइएगा, लेकिन आई कैप इस साइड पे नहीं गया, शायद निकाल देनी चाहिए थी, कोई हरज नहीं है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अमाउंट की साइड पे वो नहीं गया, बस ये बता के आ गया है कि 8 महीने शुक्र है मैन्युफैक्चरर ने वारंटी दी हुई है कस्टमर को, इसलिए ये कुर्सी पे मजे से बैठ के चाय पी रहा है। लेकिन एकदम चाय पीते पीते कप हिल सकता है अगर खुदा ना खास्ता मैन्युफैक्चरर कह दे कि मैं 8 महीने की जिम्मेदारी नहीं लेता, तो फिर ऐसी सूरत में कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी राइज होती है। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी की अमाउंट आपने निकलवानी हुई मुझे बाद में निकलवा दीजिएगा। फिलहाल मुझे इसके बताएं, ये जो बेचारा 4 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी दे बैठा है तो इसका क्या करें? ये कितने के लिए अपने आप को लायबल फील करें? क्या 9वें 10वें 11वें 12वें महीने में 100 में से 6 चीजें वापस आ सकती हैं माइनर रिपेयर के लिए? तो 12,000 में से फिर कितनी आएंगी? 12,000 ज़रब 6%, नहीं 720 को क्या करना है? 12,000 ज़रब 10%, 12,000 ज़रब 5%, 12,000 ज़रब
10%, 12,000 ज़रब 5%। इजी। जी जी बोले बोले, ये तो क्या चीज? हाँ रेट वो भी लगाते रहे, वो कितना ये रेट से लगाते रहो, ठीक है। वो इंटू 500 इंटू 1000 इंटू 2500, तो ये वो चीजें होंगी। 12,000 ज़रब 6% कितनी बन रही हैं? 720 चीजें आएंगी, तो 720 पे कितना खर्चा आएगा? 500। 12,000 ज़रब 10% कितनी चीजें आएंगी? 1200 पे कितना खर्चा आएगा? 1000 इज इक्वल टू 3060 000 3060 000। नोट कर लें, 30,60,000। ये कौन सी चीजें हैं जो पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें महीने आ रही हैं, जो 9वें 10वें 11वें 12वें महीने? 9वें 10वें 11वें 12वें महीने। ओके अगली लाइन पढ़ें। एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.2 हैज बीन पेड बाय एसएल इन रिस्पेक्ट ऑफ दीज यूनिट्स, एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.52 हैज बीन पेड बाय एसएल। यार अब मुझे ये बताएं, इसको मैं ब्रॉड डाउन तो सवाल में गिवन नहीं है, इसको मैं एक्सपेंस में डालूं या कैरी डाउन में? 3060 000 पे एक्सपेंस में डालूं या कैरी डाउन में? अगर सवाल में कोई ऐसी लाइन लिखी होती ना, क्लेम्स टू बी रिसीव्ड इन नेक्स्ट ईयर टाइप लाइन लिखी होती, फिर मैं इसको कैरी डाउन में डालता। अगर सवाल ने पूरे साल की सेल दी है, तो पूरे साल की सेल की बेस पे जो फिगर्स निकलेंगी ना, वो फिर मेरा एक्सपेंस होगा, ना के कैरी डाउन। ये जो सेल की फिगर है कितने अरसे की है? 12,000 यूनिट्स हैज बीन सोल्ड। क्या है जो 12,000 यूनिट्स बिके हैं, हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 19। मुझे ये बताएं, अगर मैं 30 जून 19 पे खड़ा हूं, अगर मैं 30 जून 19 पे खड़ा हूं, तो क्या हमने कोई इधर चीजें बेची होंगी? तो उसकी भी 10वें 11वें महीने में आ गई होंगी। वो इधर चीजें बेची हो सकता है उनका 10वां महीना इधर पूरा हो गया हो। तो कुछ आ चुकी हैं और कुछ आने वाली हैं। मुझे पेमेंट्स दे दी हैं, तो अगर पेमेंट्स दे दे और खर्चा दे दे, तो बाकी क्या होगा? पेएबल होगा। कितना? 3060 1860 1860 000। इट इज माई रिमेनिंग पेएबल। रिमेनिंग पेएबल आपको एक लाइन में दिखाने लगा हूं, जिससे शायद मैं अब ज्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊं कि मैंने इसको एक्सपेंस में क्यों लिया और कैरी डाउन में क्यों नहीं लिया। ये सवाल मैंने आपको कराया था, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 की एक लाइन पढ़ें। ना 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 यार, कहीं ना लिखो, इधर देखो। क्वेश्चन 3 की एक लाइन पढ़ें। ऑन 31 दिसंबर 18, it is estimated that total cost of 4 and 7 would be incurred in next year for providing services. Would be incurred in next year for providing services. ये कैरी डाउन है और इसमें पेमेंट दी भी नहीं हुई थी वैसे, तो ये कैरी डाउन है, इसी को हमने एक्सपेंस में डाल देना था। वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर, ये इस सवाल में लिखा हुआ है। इस सवाल में ये नहीं लिखा हुआ वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। इस सवाल में जो मुझे निकलवा रहा है वारंटी, वो कैसे निकलवा रहा है? वो यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर दे के निकलवा रहा है। तो ड्यूरिंग द ईयर वालों में से एक भी नहीं आया होगा। 25 महीने बाद आती हैं चीजें या 9वें 10वें महीने से आने लगी होंगी? पहले 8 महीने तो वो जिम्मेदार है, तो 9वें 10वें महीने से हमारी आने लगी होंगी चीजें। शायद कौन सी चीजें अभी आ गई हों? जल्दी जल्दी भी
जुलाई वाली चीजें 8 महीने गुजरने के बाद कोई मार्च अप्रैल में आने लग गई होंगी, तो इसका मतलब है उनकी तो पेमेंट्स हमने कर दी होगी मैन्युफैक्चरर को, तो ये टोटल है, इसमें से पेमेंट माइनस कर दी, इट इज माई पेएबल, इट इज माई पेएबल। और अगले सवाल में क्या लाइन लिखी हुई है? It is estimated that total cost of 4 and 7 would be incurred in next year। तो ये कैरिड ऑन बैलेंस दे रहा था, लेकिन ये वाला सवाल खर्चा दे के पेमेंट दे रहा था, तो बैलेंसिंग हमने क्या निकाल लिया? कैरिड ऑन। अच्छा, अगर कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी निकालनी होती है वो कैसे निकालते हैं? सिंपल, 12,000 ज़रब 12% ज़रब 500 रुपया, तो ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की अमाउंट निकलाती। अब आप सॉल्यूशन पढ़ें। Solution: TL should record a provision for case filed पे होना नहीं भाईजान। दो हेडिंग्स दी हैं आई कैप ने, फर्स्ट 8 month एंड सब्सिक्वेंट 4 months। In the given scenario, warranty period is decided into bifurcated into two: first 8 months and subsequent. Both periods are discussed separately below. First 8 months, no provision is required in TL books. First 8 months, no provision is required in TL books. Since SL is responsible for warranty claim arising in this period and no cost is charged by SL to TL. However, since TL is responsible if SL does not honor its obligation, the TL should, ये दोनों लाइनें सवाल से उठाई हैं उसने, therefore TL should disclose a giving a brief description of fact and estimate of, और अगर आपका दिल चाहे तो वो एस्टिमेट निकाल भी सकते हैं। सब्सिक्वेंट 4 months का क्या करना है? प्रोविजन शुड बी रिकॉर्डेड एज देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट के सेल ऑफ प्रोडक्ट। कंप्यूटेशन इज एज फॉलोज: 30 लेस ऑलरेडी क्लेम्ड इज इक्वल टू प्रोविजन टू बी मेड बकाया 1860000। तो ये फिगर उसने पकड़ी है, इसमें से 1200 माइनस की है और ये फिगर कितनी निकल आई? 1860। ठीक है जी, होगा। चलो।